क्लाइमेट चेंज ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है कि हाँ हमें हरी झंडी मिल गई चलो भोगते हैं, इतना भोग लिए हो तब भी अभी तुम्हारी शक्ल भिखारी जैसी है। अब बहुत सिंपल तरीके से बता देते हो कोई। मैं 20 साल से बैठा तो नहीं हुआ हूँ। अभी पूरे सब लोग एक मूवमेंट को ज्वाइन किए हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता मूवमेंट। आप अपनी बात हटा के झट से दूसरे की बात करना चाहते हो। आप क्या सुधरे हो? आप नहीं सुधरे। क्या हम बैठ जाएंगे? नहीं सर, अब तो कुछ ही नहीं हो सकता। जब तक ये नहीं ठीक किया जाएगा कुछ नहीं ठीक हो सकता। आपको बीफ खानी उसके लिए अमेरिका में जंगल कटते हैं। ये जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। जहाँ भी मैं आचार्य पढ़ता हूँ मैं थोड़ा स्केप्टिकल हो जाता हूँ। पूरे रहा करिए। युद्ध जीडीपी के लिए अच्छा होता है, तो उस प्रक्रिया में अगर भारतीयों को ही बर्बाद करना पड़े तो कर देंगे। तो बेटे को पढ़ाएगा तू ना। पढ़ाना एक बात है, पढ़ाने के लिए तो आप आर्ट्स में भी पढ़ा सकते हो, म्यूजिक में भी पढ़ा सकते हो। वो उसे पढ़ा रहा है ताकि वो कंज्यूम करे। भोगने की हवस ही जलवायु परिवर्तन है। इंडिया इज द मोस्ट अफेक्टेड एंड द लीस्ट कंसर्न। ये हमने करी है। टॉपिक है सर किडफ्लुएंसर करके, एक तरह का संक्रमण है, इन्फेक्शन है। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बारे में पता कैसे चला क्यों और क्यों उसके पहले, ऑल्दो आपके 50 और मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपका कंटेंट कभी देखा नहीं। आपका कंटेंट या आपकी वाणी मैंने कभी इसलिए नहीं सुनी क्योंकि आपके नाम की वजह से। आपका नाम आचार्य प्रशांत है। और आजकल का माहौल ऐसा हो गया है ना कि जहां भी मैं आचार्य पढ़ता हूँ, जहां भी मैं बाबा पढ़ता हूँ, जहां भी मैं स्वामी पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा स्केप्टिकल हो जाता हूँ। पूरे रहा करिए एकदम, क्योंकि अगर आपने आचार्य देख के मेरा कंटेंट देख लिया होता तो आचार्य के ही नाते 50 और आचार्य आप उनका भी देखते फिर तो आप ऐसा फंस गए होते कि आप क्लाइमेट तक कभी आते ही नहीं। तो आपने बहुत अच्छा करा कि जितने आचार्य थे सबको एकदम आपने बर्खास्त कर दिया। भले ही उसमें मैं भी आउट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप बच गए। इन एसेंस द वर्ड्स आचार्य, बाबा, स्वामी बहुत प्योर वर्ड्स हैं और इनका मार्केट में इतना, मार्केट ही बोलूंगा मैं। 10 साल पहले ना अद्वैत लाइफ एजुकेशन हमारी पहली संस्था थी, उसके करीब 20 साल हो रहे हैं। वो भी इसी में थी, टीचिंग में, लाइफ एजुकेशन। तो सब सर ही बोलते थे, स्टूडेंट्स भी, मेरी फैकल्टी भी, सब मुझे सर ही बोलते थे। अब सर के लिए जो समानार्थी है हिंदी में, हमारे पास क्या है? या तो गुरु बोलो या आचार्य बोलो, और कुछ है नहीं हमारे पास, या सर ही रहने दो। अब लेकिन सर फिर वो हो जाता है ना, वो सर रविंद्र जडेजा तो वो वैसा हो जाता है। तो वहां से आचार्य आया। जैसे अब अभी भी जो हिंदी माध्यम के स्कूल होते हैं वहां पे जो आपके टीचर होते हैं आप उनको आचार्य ही बोलते हैं। मतलब तीसरी क्लास का भी टीचर है तो उसे आप आचार्य ही बोलेंगे। तो मैंने कहा हम्बल इनफ, इसमें एक विनम्रता भी है। आप अपने आप को कोई बहुत बड़ा मठाधीश नहीं घोषित कर रहे, साधारण रूप से कह रहे हो कि मैं एक शिक्षक हूँ। तो शिक्षक होने के नाते ही आचार्य जुड़ा था। लेकिन वो अब मतलब एक बदकिस्मती की तरह चिपक गया है। जो आपके साथ हो रहा है वो बहुतों के साथ हो रहा है कि जो भी लोग थोड़ा भी सोच समझ सकते हैं वो इस आचार्य के कारण जो है थोड़ा बिदकते हैं। उन्हें बिदकना चाहिए, मैं सहमत हूं उनसे। आपने वो देखिए गेम ऑफ थ्रोन्स, बेसिकली ये रहता है कि नॉर्थ में उस साइड से एक डेड आर्मी आ रही होती है, वो देख लेता है और वो बताता है कि सुनो मैंने खुद जाके देखा हुआ है, एक डेड मैन आर्मी आ रही है जो हम सबको मार देगी। और पूरे वेस्टरोस में कोई विश्वास नहीं करता कि अरे तुम क्या फालतू की बात कर रहे हो। ये वो कहता है मैंने देखा हुआ है, दे आर कमिंग एंड दे आर कमिंग टू किल अस। सेम एनालॉजी मुझे यहां लगता है कि व्हाइट वॉकर आर्मी कहते हैं उसको, कि व्हाइट वॉकर आर्मी आ रही है, ये हमको मार देंगे, और लोग उसका विश्वास नहीं मारते। क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं मुझे वैसा ही लगता है कि एक व्हाइट वॉकर आर्मी है जो आ रही है, हमें पता है हमें मार देगी, और यहां पे सब देख पा रहे हैं बट सब मान नहीं रहे उस चीज को कि इंडिया इज द मोस्ट अफेक्टेड एंड द लीस्ट कंसर्न्ड। जैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट पढ़ी, वो आया कि भाई ये इंडिया में ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी लिमिट से आएगा। ये आपने खुद बोला है कि बाकी का कुछ नहीं है, वो यूरोप वाले देख लेंगे अपना, तुम्हारी सबसे ज्यादा वाट लगेगी। तो मैं थोड़ा एकदम शुरू से बताता हूँ क्या है क्लाइमेट चेंज, क्या है। मोटे तौर पे अगर हम अपनी उस कार का उदाहरण लें जो धूप में खड़ी रहती है, तो हम समझ जाएंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या चीज होती है। आपने कभी कार धूप में पार्क कर दी, तो फिर जब आप अंदर घुसते हैं तो बाहर अगर तापमान 36 से 38 डिग्री है या 40 है तो भीतर कितना होता है? 40। भीतर उससे ज्यादा ही होता है। यहाँ तक कि आपको कार को जो है दरवाजा खोल के थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है, सीट बहुत गर्म होती है। बाहर कम है तो गाड़ी में ज्यादा क्यों हो गया? ये कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझने के लिए एनालॉजी, एक तरह की एनालॉजी है मोटे तौर पे, ताकि जिन्हें नहीं पता उन्हें थोड़ा इसका आइडिया लग जाए। तो ये क्या होता है कि जो बाहर से रेज आ रही हैं
रेडिएशन की, माने सूरज की, वो आके गर्म तो कर देंगी, पर जिस सरफेस को गर्म कर दिया वो ठंडी तभी हो पाएगी जब यहां से रेडिएशन वापस स्पेस में एस्केप कर जाए। वो हमेशा नहीं हो पाता। अगर बाहर से आपके पास, सूरज से आपके पास हीट रेज आती है ना, वो यहाँ गर्म तो कर देती हैं, दिन गर्म हो जाता है। रातें ठंडी हो जाएं ये जरूरी नहीं होता। रातों में अगर बादल हैं तो रातें ठंडी नहीं हो पाती। इसीलिए रेगिस्तान की रातें बहुत ठंडी होती हैं। रेगिस्तान का दिन गर्म होता है और रातें ठंडी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बादल वहां होते ही नहीं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो हीट ट्रैपिंग का काम करते हैं एनवायरनमेंट में। तो जो काम बादल करता है ना, कि रेडिएशन को वापस नहीं जाने देता, वही काम हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो करती हैं, जिनको ग्रीन हाउस गैसेस, उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। बहुत बढ़िया, GHG। सूरज से हीट आ रही है, हमें गर्मी वर्मी दे रही है, ऊर्जा दे रही है, बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन वो जो आ रही है, अगर वो वापस नहीं जा रही तो अगले दिन फिर आएगी, अगले दिन फिर आएगी, और वो जो आ गई है हीट, वो एक्यूमुलेट होती रहेगी, एक्यूमुलेट होती रहेगी, एक्यूमुलेट होती रहेगी, जमा होती रहेगी, है ना। बहुत जरूरी है कि जितनी आई है उतनी ही दिन में अगर आई है तो रात में वापस भी चली जाए, नहीं तो रातें ठंडी नहीं होंगी। नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स हो गए, मीथेन हो गया, यहाँ तक कि जो हमारी वाटर वेपर है H2O, ठीक है, ये सब जो है एक हाई ग्रीन हाउस पोटेंशियल रखते हैं। हाई ग्रीन हाउस पोटेंशियल क्या मतलब होता है कि ग्रीन हाउस पोटेंशियल 1 माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। तो ये हाई ग्रीन हाउस पोटेंशियल रखते हैं, माने कि एक बार इस मॉलिक्यूल ने जो हीट एब्जॉर्ब कर ली, ये आसानी से उसको छोड़ता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इन सब गैसेस में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है हमारे माहौल में। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो नेचुरल डेंसिटी रहती है, कंसंट्रेशन रहता है, वो रहता है करीब 250 पार्ट्स पर मिलियन। 250 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। जो मैनुअल एक्टिविटी है, वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। अब मैं यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रतिनिधि बना रहा हूं सारी ग्रीन हाउस गैसेस का, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस फिनोमिना हो रहा है तो उसमें 80-90% जिम्मेदारी कार्बन डाइऑक्साइड की है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मैनुअल एक्टिविटी से हम बहुत ज्यादा रिलीज कर रहे हैं, और ये काम बढ़ा है ज्यादा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से एक फेज आया बढ़ने का, और फिर जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स आई 1975 के बाद की, 80 और 90 के दशक की, उसमें वो और ज्यादा बढ़ गया। अभी मैं पूरा समझाऊंगा, बहुत आराम से चलना चाहता हूं ताकि जिन लोगों को नहीं पता एकदम उनको बहुत सरल तरीके से बात पहुंच जाए। तो ये एंथ्रोपोजेनिक कार्बन एमिशन है, इसीलिए ये जो पूरी समस्या है इसको एंथ्रोपोसीन भी बोला जाता है। एंथ्रोपो माने मनुष्य के द्वारा किया हुआ, ठीक है, जो हमने करा है। ये कोई प्राकृतिक डिजास्टर नहीं है, ये बात सब अच्छे से समझ लें लोग। तो जैसे होता है ना, हम ग्लोबल वार्मिंग पहले इसको बोलते थे, अब क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। जब ग्लोबल वार्मिंग बोलते थे हम इसको बोलते थे AGW, एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग, ताकि सबको ये याद रहे कि ये प्रकृति ने नहीं करा, ये तुमने करा है। तो हमारी जो एक्टिविटीज हैं उनसे इतनी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह जनरेट हो रही हैं कि वो जो 250 पार्ट्स पर मिलियन आपने लिखा था, वो बढ़कर अभी लगभग 440 पार्ट्स पर मिलियन हो गया है। लगभग दूना, और बढ़े ही जा रहा है जिस गति से जा रहे हैं, जिस रफ्तार से। तो 2025 के अंत में अगर हम मिलेंगे तो 440 के 442 हो चुका होगा। 250 पर जो चीज स्वस्थ होती, एक स्टेडी स्टेट, इक्विलिब्रियम में होती, वो 250 को उठा के आपने कर दिया 440। तो जो सूरज की गर्मी आ रही है वापस नहीं जा सकती, वो यहाँ एटमॉस्फेयर में क्या हो गई है, अब ट्रैप हो गई है। अब ये जो गर्मी है ये एनर्जी है, वो न जाने क्या क्या करती है। वो टेम्परेचर बढ़ा रही है, तो ग्लेशियर पिघल रहा है, तो समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है। और जब किसी के बहुत, इंसान की बहुत गर्मी अगर चढ़ जाए तो फिर वो पागल होकर के एकदम तांडव करता है ना, तो बवंडर भी आते हैं। अभी वो चेन्नई में आया है ना साइक्लोन, मास इंस्टेंस से पहले मास इंसेनिटी। हाँ, मास इंसेनिटी। तो आदमी भी पागल हो रहा है और प्रकृति भी पागल हो रही है। तो उदाहरण के लिए 2024 में भारत में
लगभग प्रतिदिन कहीं ना कहीं पर कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुआ है, लगभग प्रतिदिन। तो 365 में से लगभग 340 दिन, अभी 365 पूरे हुए नहीं है, 93 या 92%। हाँ, तो 2023 का आप आंकड़ा लेंगे तो वहां आप पाओगे कि 90% से ज्यादा दिनों पर कहीं ना कहीं भारत में कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुआ है। तो उसमें सिर्फ गर्मी नहीं शामिल है, उसमें बाढ़ आना शामिल है, उसमें तूफान आना शामिल है, उसमें मौसमों के पैटर्न का शिफ्ट होना शामिल है। कि दिसंबर में जो ठंड पड़ती थी या जनवरी में जो पड़ती थी वो शिफ्ट होकर मार्च में पड़ रही है। पूरा जो पर्यावरण का संतुलन है वो एकदम बुरी तरीके से बिगड़ गया है। जो फसल जहां हो सकती थी वहां अब होएगी ही नहीं, क्योंकि फसल को होने के लिए पानी चाहिए और एक प्रकार का तापमान चाहिए, धूप चाहिए, वो सब पैटर्न बिगड़ गया, वहां फसल नहीं हो सकती। तो उस इलाके में वहां जितने लोग रहते थे जो उस फसल पर आश्रित थे, अब उनका जो है मास डिस्प्लेसमेंट होगा, कहीं और जाएंगे। जब वो कहीं और जाएंगे तो वहां लड़ाइयां होंगी कि तुम हमारे इलाके में क्यों रहने। मतलब इसके 100 तरह के प्रभाव हैं। हमारी जिंदगी का कोई पहलू नहीं है जो इससे बुरे तरीके से छितर बितर नहीं होने जा रहा। तो ये चीज मैंने कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादा शुरू हुई है। हालांकि इसकी शुरुआत आप और पीछे जाओगे तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन माने स्टीम इंजन माने 18वीं सेंचुरी से मान सकते हो, पर इनसिग्निफिकेंट था, उतना नहीं था। 1945 के बाद से एक नई चीज हुई। क्या नई चीज हुई थी कि यूरोप पूरा तबाह हो गया था, यूरोप की रीबिल्डिंग होनी थी। जब रीबिल्डिंग होनी थी तो उन्होंने कहा ग्रोथ बहुत बड़ी चीज है, और ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी आएगी ऑयल जला के, कोल जला के। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है कोल के जलाने पर यूनिट एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा जो फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा देता है वो है कोल। उससे कम होता है ऑयल से, उससे कम होता है नेचुरल गैस से, उससे कम एक दो और सोर्सेज होते हैं, और फिर सबसे कम होता है जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आप जिसको बोलते हो, सोलार आ गया, विंड आ गया, और ये सब। क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कोल बेस्ड सारा काम हुआ, और जो कोल बेस्ड काम हुआ तो उससे जबरदस्त तरीके से CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा। लेकिन फिर भी जो ग्रोथ का पैटर्न था वो इतना ज्यादा नहीं था कि मामला अलार्मिंग स्तर तक पहुंच जाए। फिर जो उनके अपने रिसोर्सेज थे वो होने लगे समाप्त। ग्रोथ हमेशा रिसोर्सेज मांगती है। तो 1980-90 के पास आकर के जो डेवलपिंग वर्ल्ड था, जिसमें भारत भी शामिल है, आपको याद है 1991 में हमारा लिबरलाइजेशन हुआ था। तो वो लिबरलाइजेशन कोई हमारा अपना नहीं था, वो वेस्ट द्वारा धक्का दी गई चीज थी, ताकि यहाँ के रिसोर्सेज, ताकि वो यहाँ के रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट कर सके, क्योंकि उनके खत्म होने लग गए थे। क्यों आपने शुरू में ही भारत की बात करी ना कि आप भारतीयों को समझाते हो कुछ आ रहा है, वो गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह, तो अब भारत आ गया, अब भारत आ गया तस्वीर में। तो भारत अकेला नहीं था। वो जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम था इकोनॉमी का, वो भारत के साथ कम से कम 20 और देश थे, थोड़े वजन रखने वाले देश, ज्यादातर एशिया और अफ्रीका के, जिनके ऊपर वो वेस्टर्न कंट्रीज और जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके द्वारा वो इम्पोज किया गया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि भारत को भी कहा गया कि तुम भी वही ग्रोथ ट्रेजेक्टरी लो जो वेस्ट ने ली है। तो नतीजा ये है कि 1990 के बाद से ये कर्व ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जाना ही अपने आप में सुसाइडल था। 1990 के बाद से और ऐसे मुड़ गया। और हमने जो इतना एक्टिविज्म शुरू करा है, वो हमने शुरू करा है, रियो डी जेनेरियो का नाम याद आता होगा आपको, कि वहां पे क्लाइमेट के लिए पहली बात होनी शुरू हुई थी। फिर आपको क्योटो और ये सब याद आएगा, अभी हाल में पेरिस, और अभी अभी हुआ है COP, तो ये सब आपको याद आएगा। लेकिन सबसे पहले हमने इस पे बात 1990 में ही शुरू कर दी थी। लेकिन 1990 में हमने कहा कि अब हम सब लोग मिल करके ये क्लाइमेट क्राइसिस को रोकेंगे, और रोकने में हमने ये करा है कि 1990 में जो एमिशन के स्तर थे आज उससे डबल है। आपने अभी एक चीज बताया कि मतलब कैसे इंसानों पे इफेक्ट करेगा, पागल हो जाएंगे। एक और अभी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की, जिसमें बताया था कि 70% ऑफ एनिमल्स ऑफ ऑल द स्पीशीज आर नॉट देयर। देखिए 1970 के बाद से हमने इस पृथ्वी की 70% प्रजातियों को साफ कर दिया है, और ये बात आम आदमी जानता भी नहीं है। इस वक्त अगर 100 जानवर, जिसमें मैं पशु पक्षी और पेड़ पौधे, फ्लोरा फौना सब ले रहा हूं, यदि 100 मौजूद हैं इस पृथ्वी पर, 93 बस वो हैं जिनको हमने आर्टिफिशियली पैदा करा है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गा, ये सब। अच्छा। जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वो सब समाप्त हो चुके हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण ये क्लाइमेट चेंज है, या ये कह दीजिए कि उनकी विलुप्ति और क्लाइमेट चेंज दोनों एक कॉमन फैक्टर से आ रहे हैं, दोनों का ड्राइवर सेम है।
ह्यूमन एक्टिविटी। लद्दाख में सोनम वांगचुक सर से मिलने का मौका मिला, तो मुझे कि 2050 तक क्या आप कैसे देख रहे हो धरती को, क्या तो उन्होंने मुझे तब इंट्रोड्यूस कराया था कॉन्सेप्ट ऑफ रन अवे क्लाइमेट चेंज से, कि मतलब वो पॉइंट जहां की बात से आप अगर कुछ भी नहीं करोगे ना, तो आप मतलब आप उस पॉइंट तक लाके छोड़ दियो उस साइकिल को कि वो अपने आप कंपाउंड होती है। चलिए अब आप दर्शकों को समझा देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो लोगों तक ये बात बहुत बारीकी से पहुंचनी जरूरी है। इनको बोलते हैं निगेटिव फीडबैक लूप्स, जिसकी परिणति, जिसका फाइनल कंक्लूजन या अंत होता है रन अवे क्लाइमेट चेंज के रूप में, जिसकी बात वांगचुक जी ने आपसे करी होगी। चलते हैं साइबेरिया की ओर, आर्कटिक के पास, ठीक है, वहां बर्फ है। हाँ। बर्फ के नीचे पत्थर है। हाँ। बर्फ किस रंग की होती है? सफेद। और वो जो नीचे पत्थर होगा वो संभावना क्या है, किस रंग का होगा? भूरा, किसी गहरे रंग का, भूरा, ग्रे, काला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी भी सफेद सरफेस पर जब धूप पड़ती है तो वो सफेद सरफेस क्या करती है? रिफ्लेक्ट तो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, इसीलिए वो सफेद है। ठीक है। और काले रंग पर कोई भी रेडिएशन पड़ता है, काला रंग उसको क्या करता है? सोख लेता है, इसीलिए वो काला है। इसीलिए कोई रंग नहीं दिखाई देता उसका, क्योंकि सारे रंगों को वो खा जाता है, खुद ही खा जाता है। ठीक है। तो माहौल गर्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ने माहौल की कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी, तो उसने हीट को ट्रैप कर लिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। तो जब बर्फ हो रही है, वो बर्फ क्या करेगी? अब पिघलेगी। जब तक बर्फ थी तो उस पर रेडिएशन पड़ता था, तो बर्फ क्या करती थी? अपने सफेद रंग के कारण रिफ्लेक्ट कर देती, वो उसे पड़ा तो बर्फ का रंग सफेद है, तो टुक वापस चला गया, या ज्यादा वापस चला गया। थोड़ा तो बर्फ सोखती थी पर बाकी वापस चला गया। ठीक। पर क्लाइमेट चेंज ने, हम ऑलरेडी दुनिया का औसत तापमान है वो 1.5 डिग्री बढ़ चुका है, तो बढ़ गया है, जो कि लिमिट थी कि इतना लिमिट थी कि 1.5 डिग्री के बाद तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। पर 1.5 डिग्री अब बढ़ चुका है, तो 1.5 डिग्री बढ़ा हुआ है, तो बर्फ का क्या हुआ? पिघल गई। बर्फ पिघली। बर्फ पिघली तो नीचे से क्या एक्सपोज हो गया? पत्थर। पत्थर। पत्थर किस रंग का है? डार्क, काला। डार्क। अब उस पर हीट पड़ी तो क्या करेगा? पत्थर एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करेगा। तो पत्थर पे बर्फ पड़ी है तो बर्फ क्या करेगी? फिर पिघलेगी। जब बर्फ पिघलेगी तो और क्या एक्सपोज होगा? साइकिल है। अब ये एक नेगेटिव साइकिल, इसको आप रोक नहीं सकते। इसी तरीके से पेड़ था, पेड़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड की सिक्विस्टरिंग। सिक्विस्टरिंग बहुत सीधी सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड ली और वो पेड़ का की पत्ती बन गई, वो पेड़ का तना बन गई, लकड़ी बन गई। वो पेड़ का काम ही यही है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसको ये बड़ा वृक्ष बन गया। इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में घातक होती, उसको पेड़ ने खा लिया और फल बना दिया, और आपने उस फल को खाया, आपको फायदा हो गया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वो पेड़ आपने काट दिया, वो पेड़ काट दिया तो पेड़ गिर गया, तो जो लकड़ी, अब उसका क्या होगा? लकड़ी सड़ेगी या लकड़ी जला दोगे आप? कुछ ऐसे ही करोगे। विच जनरेट मोर, विच विल जनरेट मोर कार्बन डाइऑक्साइड। जब मोर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी तो और तूफान आएंगे, और तूफान आएंगे तो और पेड़ क्या होंगे? कटेंगे, गिरेंगे। तूफान आता पेड़ गिरेगा। जब पेड़ गिरेगा तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर है पेड़ का, वो डिकम्पोज होके या जल के और ज्यादा क्या रिलीज करेगा? कार्बन। तो ये फीडबैक साइकिल चालू हो गया। इस तरीके के न जाने कितने फीडबैक साइकिल्स हैं जो चालू हो चुके हैं, जिनको अब आप नहीं रोक सकते। सबसे बड़ा फीडबैक साइकिल जो चालू हो चुका है उसको मालूम है क्या बोलते हैं? जिसके बारे में हम लिटरेचर में काफी कम पढ़ेंगे। क्या? उसका नाम है पॉपुलेशन। हाँ। आपने एक इंसान पैदा कर दिया, अब आप उसे कैसे रोकोगे किसी और इंसान को पैदा करने से? हर आदमी ये सोच रहा है मैंने तो 2 ही बच्चे पैदा किए ना, पर आपने ये जो 2 बच्चे पैदा किए, अभी एक साइकिल है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आपने एक बच्चा नहीं पैदा करा है, आपने 100 लोग पैदा करे हैं। जबकि इस टाइम पे जो डिबेट चल रही है वो चल रही है कि नहीं भाई और बच्चे पैदा करने हैं। तमिलनाडु में वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो पृथ्वी से प्यार करता होगा, मानवता से प्यार करता होगा, भारत राष्ट्र से प्यार करता होगा, कभी ये नहीं बोलेगा कि और बच्चे पैदा करो। जो व्यक्ति ये बोल रहा है या तो पढ़ा लिखा नहीं है या फिर उसके बहुत गहरे स्वार्थ हैं, जैसे इलॉन मस्क हैं, वो ये सब बातें बोला करते हैं। अब जैसे मैं आया आपसे इंटरव्यू लेने, मैं एक फ्लाइट में आया, ठीक है, तो मैंने अपना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाया। एक और कमेंट सज्जन बोल रहे थे यार तेरे को क्लाइमेट चेंज की इतनी बात करनी है तो तू क्यों यूज कर रहा है यूट्यूब का तो खुद सर्वर हो रहे हैं, वो खुद और उनके सर्वर हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक पैराडॉक्स है मेरे दिमाग में खुद। ये पैराडॉक्स जो है ना, ये सिर्फ उनके दिमाग में आ जाता है जो सिस्टम्स थिंकिंग नहीं कर सकते। सिस्टम्स थिंकिंग का मतलब ये है कि आप यहाँ आए, आपने X यूनिट कार्बन अपनी फ्लाइट में उत्सर्जित करा, ठीक है, बिल्कुल माना, लेकिन आप यहाँ आए किस लिए हो? आप यहाँ बीच पर नाचने के लिए तो आए नहीं हो। वो भी आप नाच भी लो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर यहाँ पर आप आए ये काम करने के लिए हो। ये जो आप काम कर रहे हो इसे आपके दर्शकों ने सुना, और ये सुनने के कारण अगर 10x
रिडक्शन हो गया कार्बन एमिशन में, तो आपका यहाँ आना कार्बन की दृष्टि से भी लाभप्रद रहा कि नहीं? हाँ। भाई आपने कुछ वहां पर आते हुए कार्बन एमिट करा, हाँ। लेकिन इस बातचीत से वो जो कार्बन आपने एमिट करा उससे 20 गुना ज्यादा कार्बन एमिशन आपने रोक दिया। चलो कोई दूसरा एग्जाम्पल ले, मेरा नहीं ले, अगर हम एक किसान का ले लेते हैं, है ना, किसान को पता है कि उसका ट्रैक्टर, या मतलब वो उसको पता है क्लाइमेट चेंज सब है, एक इंटरनल बैटल चल रहा है कि यार एक छोटा ट्रैक्टर है, अब मेरी खेती करनी है, मुझे चाहिए कि मैं और कमाऊं ताकि अपने बच्चों को और फीड करा सकूं, किसान की हालत खराब है तो बड़ा ट्रैक्टर लेगा। तो बेसिकली वही है कि कंज्यूमरिज्म हमें अपनी कम करनी है, बट नहीं, इसमें बात जो है वो नुएंस्ड है, वो समझनी होगी। हाँ। देखिए, जो ग्लोबल कैपेसिटी है, जो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है कि अर्थ कितना कंजम्पशन अफोर्ड कर सकती है, वो है 8 टन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। दिस इज कि आप एक बंदा ग्लोबल रिसोर्सेस माने जो आप नेचुरल अर्थ से लेते हो। अच्छा। जो एकदम गरीब देश हैं वहां पर अभी जो कंजम्पशन है, मटेरियल कंजम्पशन 2 टन पर पर्सन पर कैपिटा एनुअली। ठीक है। भारत में कितना बताइए? 2.5 टन। 4 टन। अमेरिका में कितना है? बहुत ज्यादा, 40। हमसे 10 गुना ज्यादा। और जो पूरी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसका एवरेज कितना है? 5 या 6, 30 से 35 के बीच। पूरे डेवलप्ड वर्ल्ड, पूरे डेवलप्ड वर्ल्ड का। इसी तरीके से जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज है उनका कितना है? 12 टन। अगर 8 टन प्रति व्यक्ति कंजम्पशन हो हर आदमी का एवरेज लेके, ठीक है, तो भी पृथ्वी कहेगी ठीक है मैं झेल लेती हूँ। अभी जो हमारा हो गया है 10-12 टन हो गया है, बल्कि ये 15-20 टन हो रहा होगा। और ये जो 8 होना चाहिए एवरेज, ये मान लीजिए अभी चल रहा है 16, एकदम डबल ले लेते हैं मोटा मोटा। ठीक, ये 8 का 16 किसने करा है? आपने नहीं करा है, आपका तो 4 है। और वो बेचारे जो अफ्रीका में बैठे हैं उनका तो 2 है। जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसने करा, और डेवलप्ड वर्ल्ड में भी सबने नहीं करा है। उनके यहां भी जो टॉप 5% पॉपुलेशन है उसने करा है। इसी तरीके से अगर हम भारत का कह रहे हैं कि 4 टन पर ईयर है, तो 4 टन पर ईयर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो कतई नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जितनी इनकम इनइक्वालिटी है भारत में उससे भी ज्यादा है। सही बात है। तो जो आम आदमी होगा, हो सकता है आपका तो 4 टन भी ना हो साहब, और भारत में ऐसे बैठे हुए हैं सूरमा सिकंदर जिनका 40-40, 100-100, 200-200 टन हो। ये लोग जिम्मेदार हैं। आम आदमी को, अब मैं आपसे कह रहा हूं, ये मैं बहुत खतरनाक बात बोल रहा हूं, भारत का तो जो आम आदमी है उसको तो अपना कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत है। ये 50-50 किलो के मर्द, ये 35-35 किलो की औरतें, 5.5 फुट यहाँ पर एवरेज हाइट पुरुषों की हाइट नहीं निकल पाती। मैं इनसे बोलूं कि कंजम्पशन कम करो, ये जिनको खाने को नहीं मिल रहा, ये जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये जिनके पास महिलाओं को बाहर निकलना है तो उनके पास एक छोटी सी स्कूटी नहीं है, मैं इनको क्या कंजम्पशन कम करने को बोलूं? और वहां पे लोग प्राइवेट जेट और प्राइवेट यार्ड लेके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मार्स पे चले जाएंगे, पृथ्वी पूरी खाली है, उनको खुली छूट दे दें। और यहाँ पे हमारे साधारण गांवों और शहरों और कस्बों के जो लोग हैं, हम इनसे बोलें तो अपना कंजम्पशन कम करो, ये और कितना कम करेंगे? तो मर जाएंगे भूख से, और कम करेंगे तो क्या यही क्लाइमेट फाइनेंस की डिबेट का स्रोत ये है? क्लाइमेट जस्टिस का मुद्दा है, इसको बोलते हैं क्लाइमेट जस्टिस। अब समस्या क्या है? करा किसने है? अमीर देशों ने। अमीर देशों में भी जो अमीर बैठे हैं, अमीर देश भी एक से नहीं होते। यूरोप में भी ऐसे लोग हैं जो हमसे भी नीचे का बदहाल जीवन बिता रहे हैं पैसे के संदर्भ में। वहां पर भी जो बैठे हुए हैं एकदम ऊपर वाले, टॉप 1%, टॉप 5%, ये सब करतूत उनकी है। इसी तरह से आप भारत को भी लोगे तो भारत में भी जो 0.1% टॉप है, वो करता है जबरदस्त कंजम्पशन, कि शादी कर रहे हैं 5-5 हजार करोड़ की, और उसकी जो क्लाइमेट कॉस्ट है, उसका जो क्लाइमेट फुटप्रिंट है, वो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कैलकुलेट करके दिखाए। हर साल 5 शादियां होती हैं भारत में, और उन्हीं शादियों को देख के फिर आम आदमी इंस्पायर होता है। तो भी हम इस मुद्दे पर अब आ गए कि इसमें आम आदमी का क्या काम है। आम आदमी को मैं ये नहीं बोल सकता भारत में तुम अपना कंजम्पशन कम करो। आम आदमी को तो वास्तव में अभी कंजम्पशन की जरूरत है। हमारे आम लड़के को लैपटॉप चाहिए, हमें जरूरत है कि हमारे पास और कपड़े हों। बीमारी का एक, वरना ये भी कारण बनता है। हमारे यहाँ पे तो दुनिया में तो एक तरह का मौसम है, ठंडे देश में ठंडा मौसम है, हमें घर चाहिए। भारत में हाउसिंग बहुत बड़ी समस्या है, तो भारत को तो कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत है। मैं जब भारत कह रहा हूं तो मैं धन्ना सेठों की बात नहीं कर रहा, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। तो क्या आम आदमी की फिर कोई जिम्मेदारी ही नहीं है? बनती है। वरना अभी बहुत लोग, मैंने कहा मैं खतरनाक बात बोल रहा हूँ, बहुत लोग हमारी बात सुन के सोच रहे होंगे कि मजा
हमें हरी झंडी मिल गई, चलो भोगते हैं, 2 आईफोन और लेते हैं। 2 आईफोन और लेते हैं, कुछ भी, और चलो लकड़ी जला देते हैं, कुछ भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हो तो निकले। आम आदमी की गलती ये नहीं है कंज्यूम कर रहा है, आम आदमी की गलती है कि कैपिटलिस्ट को आइडलाइज करता है। आम आदमी की गलती यह है कि जो कैपिटलिज्म की भी मजबूरी है कि वो एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में ऑपरेट करता है, और आम आदमी अपने डेमोक्रेटिक पावर का यूज कैपिटलिस्ट के फेवर में करता है। थोड़ा आसान भाषा में। आप हो सेठ जी, ठीक। और आपको हर तरीके से कार्बन एमिशन करना है, क्योंकि और आपकी जिंदगी कोई लक्ष्य ही नहीं, अंदर से खोखले आदमी हो आप, पैसा कमा लिया पर किसी तरीके से आपके पास आ गए हैं 2 लाख करोड़, दिल से आप बिल्कुल खाली आदमी हो, कुछ है नहीं, तो क्या करोगे? एक ही तरीका है किसी तरह से अपनी जिंदगी को कोई अर्थ, कोई उद्देश्य देने का, क्या? पैसा फूको। और आप जो पैसा फूक रहे हो उससे क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी चोट किस पर पड़ रही है? आम आदमी पर। आप तो हर तरीके से इंसुलेटेड हो, गर्मी बढ़ेगी आप अपना पूरा मेंशन बनवा लोगे, बारिश का आप पे कोई फर्क पड़ना नहीं, कीमतें बढ़ेंगी आप पे कोई फर्क पड़ना नहीं, कुछ हो जाएगा आप तो ये तक कह दोगे कि मैं किसी दूसरे देश में चला जाऊंगा, दूसरे देश में भी कुछ होएगा आप कहोगे मैं किसी दूसरे प्लेनेट पे चला जाऊंगा। आप मस्त आदमी हो, आपको बिल्कुल चिल। लेकिन आप हो तो एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में ही। दुनिया में ज्यादातर देशों में अभी भी डेमोक्रेसी है, भले वो फ्लॉड डेमोक्रेसी हो, इमेच्योर डेमोक्रेसी हो, पर है। आप जो कुछ कर रहे हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम ही आपको अलाउंस दे रहा है छुप छुप के ये करने की, वरना होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हो उसकी सोशल कॉस्ट, एनवायरमेंटल कॉस्ट, एक्सटर्नलिटीज सब गिनी जाएं और आप पर टैक्स लगाया जाए। लेकिन वो टैक्स कौन लगाए, उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। जो पॉलिटिशियन है वो आपसे मिला हुआ है, लेकिन उस पॉलिटिशियन को इलेक्ट कौन कर रहा है? आम आदमी। आम आदमी की जिम्मेदारी यहां पर है। आम आदमी ये गलती नहीं कर रहा कि उसने खाना ज्यादा थोड़ा खा लिया, आम आदमी ये नहीं गलती कर रहा कि उसके पास 2 व्हीलर था तो उसने 4 व्हीलर खरीद लिया, एक छोटी सी i10 खरीद ली, ऑल्टो खरीद ली। ये कोई गुनाह नहीं हो गया है, ये तो चाहिए। भारत में किस तरह की कानून व्यवस्था हम जानते हैं। आप चाहते हो कि आपकी लड़की पढ़े लिखे, आगे बढ़े, जिंदगी में ऊंचा काम करे, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बने, वो रात में कहीं कोचिंग लेने जाती है, आप उससे क्या बोलोगे? पैदल वापस आया कर गुंडे लफंगों के बीच में से। आपको उसको एक व्हीकल खरीद के देना पड़ेगा। आम आदमी की गलती ये है, वो ऐसे नेताओं को चुन रहा है पूरी दुनिया में जो कि कैपिटलिस्ट के साथ साठगांठ करे बैठे हैं। और कैपिटलिस्ट का साठगांठ क्यों करे बैठे हैं? क्योंकि कैपिटलिस्ट से ही वो पैसा मिलता है जिसका इस्तेमाल चुनावों में करके आम आदमी को ही बेवकूफ बना करके आम आदमी से वोट ले लिया जाता है। ये क्लाइमेट चेंज है। तो आप बेसिकली कह रहे हो कि हमको ऐसे लोगों को इलेक्ट करना है जो क्लाइमेट टैक्स करें एक तरह से अमीरों को, ताकि वो कंज्यूमर कम करें। इज दैट राइट? बात सिर्फ टैक्स की भी नहीं आती है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी का उद्देश्य होता है वेलफेयर। इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कैसे हुई थी? बार्टर सिस्टम होता था। ठीक है। कहीं से फल ले आयो और मुझे आग पे रोटी बनाना आता है। अब फल आपके पास इतने सारे फल ही फल थोड़ी खाओगे, और मैंने वो रोटी बना ली है 4-5 मोटी मोटी, वो सारी थोड़ी खा जाऊंगा। तो मैंने कुछ आपको रोटी दे दी, आपसे मैंने कुछ फल ले लिया। ठीक। ये फैक्ट है कि आपको रोटी चाहिए, और ये फैक्ट है कि मुझे फल चाहिए। फल चाहिए। कैपिटलिज्म इस पर नहीं ऑपरेट करता। कैपिटलिज्म कहता है न फल चाहिए, न रोटी चाहिए, न फल का उपयोग देखना, न रोटी का उपयोग देखना, मुझे पैसा जमा करना है, मुझे हर साल प्रॉफिट चाहिए, और वही प्रॉफिट इकट्ठा होकर एक नया नाम ले लेता है, उस नाम को कहते हैं कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो कैपिटलिज्म वास्तव में एक बड़ी पुरानी मानवीय समस्या का आर्थिक रूप है। तो कैपिटलिज्म इज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ प्रिमिटिव ह्यूमन ग्रीड। बेसिकली कैपिटलिज्म को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके। कैपिटलिज्म नहीं खत्म करना है। फ्री प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। उसकी जो साधारण परिभाषा होती है वो ये होती है। ठीक है कि एक लिबरल इकोनॉमी है जिसमें आप जो करना चाहो आप करो, मैं जो करना चाहूं मैं करूं, और आपको पूरी आजादी है, अपना माल ले आओगे मार्केट में बेचोगे, मुझे पूरी आजादी है, मैं जो खरीदना चाहता हूं खरीद सकता हूं। तो कैपिटलिज्म पर से इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कैपिटलिज्म दैट सीक्स टू हैव अनएंडिंग प्रॉफिट्स। ठीक वैसे जैसे मैंने कहा कि 8 टन प्रति व्यक्ति एक सीलिंग होनी चाहिए कंजम्पशन की, ओके, वैसे ही हमें वो कैपिटलिज्म चाहिए जिसमें एक सीलिंग हो प्रॉफिट्स की। उसके आगे तुम्हें क्यों चाहिए? मैंने आपको रोटी दी, आपने मुझे फल दिया, मेरे पास बहुत एक लेजिटिमेट, वाजिब, वैध कारण था आपसे फल लेने का। क्या? कि भैया रोटी थी, कुछ फल ले लिया और मैं बढ़िया से रोटी फल ऐसे मिला के खा लूंगा। मेरे पास एक लॉजिकल कारण था। लेकिन जिन लोगों के पास
40,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस है, उनके पास क्या कारण है इतना पैसा रखने का? अपने पास कारण बता दो। कामना के अलावा कोई कारण है? और तुम्हें उतने पैसे से भी संतुष्टि नहीं है, तुम अभी उस पैसे को भी बढ़ाना चाहते हो। इसे बोलते हैं ग्रोथिज्म। यही जो बात है, जो पर्सनल लेवल पर हम जिसको कहते हैं कामनाग्रस्त होना, वही इंस्टीट्यूशनल लेवल पर बन जाती है कैपिटलिज्म। और ये कैपिटलिज्म कहीं रुकने वाला नहीं। ये कहता है मुझे प्रोडक्शन के लिए इसे तो प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट भी एक इंक्रीजिंग रेट पर चाहिए। आपके पास एक दुकान है, आपने इस साल भी उसमें से 5 लाख रुपए का मुनाफा निकाला कुल, खरीद के बेच के अंत में आपके पास 5 लाख रुपए बचे। ठीक है, आपने उससे अगले साल भी 5 लाख निकाला, आपको संतुष्टि नहीं होगी, ग्रीड है। आप कहोगे पिछले साल 5 था, इस साल 7 होना चाहिए। ये ग्रोथिज्म है। भले ही उस 5 लाख में आपका काम मजे में चल रहा था, ये 5 लाख मुनाफा है, 5 लाख शुद्ध विशुद्ध लाभ है। सारी सैलरीज दे दी, सारे खर्चे निपटा दिए, तो 5 लाख का लाभ हो गया, ये सरप्लस है, प्रॉफिट है। टैक्स दे दिया, उसके बाद ये सब बचा है। ठीक है, लेकिन आप कहोगे, आपको भीतर से लगेगा कुछ कमी है, कुछ कमी है। पिछले साल ही 5 था, इस साल ही 5 है। ये ग्रोथिज्म है। ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ नॉट फॉर द सेक ऑफ एनी फैक्चुअल जेन्युइन ह्यूमन नीड। क्योंकि आपको लग रहा है कि जिंदगी में मेरे हरियाली तब आएगी जब ग्रोथ आएगी। तो ये आप बैठे हुए कैपिटलिस्ट, अब इसे करना है प्रोडक्शन, क्योंकि इसे चाहिए प्रॉफिट। तो ये अर्थ से, माने पृथ्वी से अनलिमिटेड रिसोर्सेज लेता है। इस तरफ से, यहां से क्या ले रहा है? ये रिसोर्सेज ले रहा है। ठीक है, तो ये पृथ्वी को बर्बाद करेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लेगा और हर साल जितनी पिछली साल से ज्यादा लेगा। और जो बनाएगा, आप प्रॉफिट चाहिए तो उसको बेचना भी पड़ेगा। तो आप हो उसके कस्टमर, तो ये आपका दिमाग खराब करेगा, खरीदो 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 खरीदो। तो ये दोनों तरफ तबाही मचाता है। इतना ही नहीं, और इसके भीतर कौन काम कर रहा है? वर्कर्स, लेबरर्स, ये उनको एक्सप्लॉइट करे और प्रॉफिट चाहिए। तो 3 पार्टीज तो मैं यहीं पे दिख गई जो एक्सप्लॉइट हो रही हैं। ये है भाई हमारा कैपिटलिस्ट, 2 जने इसके यहां काम करते हैं। ये हमारी पृथ्वी मां है, और ये मूर्ख जनता, आम आदमी। ये पहले तो इनको बर्बाद करेगा, नोचेगा, खसोटेगा। अब जैसे पृथ्वी से आपको ऑयल निकालना है, तो उसके लिए एक चीज होती है फ्रैकिंग। तो उसमें जबरदस्त तरीके से ऑयल और एनर्जी का कंजम्पशन होता है, और उससे अंडरग्राउंड वाटर भी पूरा पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, आपको बीफ खानी, उसके लिए अमेरिका में जंगल कटते हैं, क्योंकि उतना चारा चाहिए। तो वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, प्रोसेस्ड फूड की जो इंडस्ट्री है। तो इसको मुनाफा बनाने के लिए सबसे पहले इनको बर्बाद करेगा, इनसे सब कुछ ले लेगा, सब कुछ ले लेगा। ठीक है, फिर इसे मुनाफा चाहिए, ये दोनों इसके वर्कर हैं, तो इन दोनों को क्या करेगा? एक्सप्लॉइट। कम से कम तनख्वाह देगा, तो ये अपनी सरकार पर दबाव बनाएगा। अब आगे हमारा वो वोट वाली बात। अब ये जाएगा उस राजनेता के पास और कहेगा ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है ना, इसको स्क्रैप कर दो। ये जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस हैं, इसको हटा दो, ताकि मैं इनको और एक्सप्लॉइट कर सकूं। ये जो यूनियन बाजी होती है ना, इसके कारण मैं मुनाफा कम बना पाता हूं, तो वो सब भी हटा दो। तो अब ये जो कुछ भी कर रहा है, इसकी अपनी क्या औकात है? इसका मिलिट्री है क्या? नहीं। ये क्यों कर पा रहा है? क्योंकि जो राजनेता है उसकी जेब में है, उसके कारण ये पृथ्वी का शोषण कर पा रहा है। राजनेता की ही ये कहेगा अभी पृथ्वी को शोषण करेगा, फलानी जगह मिनरल मिलता है, फलाना जंगल मेरे नाम कर दो, मैं जंगल उड़ा के मिनरल निकाल लूंगा। आप एनक्लोजर तो क्या होता है? कैपिटलिस्टिक एनक्लोजर आप जानते हो क्या होता है? नहीं। क्या हुआ था जब कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई थी, तो खासकर ब्रिटेन में और बाकी यूरोप में भी ये चला था, समझिए 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में। जो पब्लिक लैंड था वो उठा करके बस दे दिया गया प्राइवेट कैपिटलिस्ट्स को, कम्युनिटीज पूरी की पूरी उजाड़ दी गई। ये एनक्लोजर कहलाता है। जो भारत कोलोनाइज हुआ, ये कोलोनाइजेशन क्या था? ये वही कोलोनाइजेशन है भारत का, जो क्लाइमेट चेंज बन गया है, क्योंकि दोनों का ड्राइवर कैपिटलिज्म है। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या पड़ी थी भारत आने की? बिजनेस, सिर्फ बिजनेस। क्यों? क्योंकि उनके अपने रिसोर्सेस खत्म हो रहे, तो उन्होंने कहा अब यहां पे जाके रिसोर्सेस निकाले ना, पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए। भारतीयों से पंगा लेने नहीं आए थे, वो पृथ्वी को बर्बाद करने भारत आए थे। अब उस प्रक्रिया में अगर भारतीयों को ही बर्बाद करना पड़े तो कर देंगे। तो इनको बर्बाद किया, और इनको बर्बाद करने में सहभागी कौन है? जो पॉलिटिशियन है। ठीक है, पॉलिटिशियन है। लेकिन पॉलिटिशियन चुना किससे जा रहा है? कौन चुन रहा है उस पॉलिटिशियन को? आप और मैं, ये दोनों। इन दोनों ने ये गलती करी है। इनकी गलती ये नहीं कि कंजम्पशन कर रहे हैं, इनकी गलती है कि इन्होंने अपने आदर्श गलत बना रखे हैं। माल तो तैयार कर दिया, अब माल बेचेगा तभी तो मुनाफा है। तो इसको बेचना है माल, ये ग्राहक है, तो भी ग्राहक को बेवकूफ बनाएगा। जितनी रिटेल कंपनी है वो आंखों पर चढ़ी रहती है, खरीदो खरीदो खरीदो। जितनी ऑयल कंपनीज है वो सरकार से कहती रहती हैं कि हमें और मोहलत दो, हमें ये करना है वो करना है। इतना ही नहीं, जो पूरा क्लाइमेट डिनाइलिज्म है उसकी फंडिंग कौन कर रहा है? ऑयल कंपनीज कर रही हैं। क्लाइमेट डिनाइलिज्म क्या होता है?
कि बड़ी बड़ी रिपोर्ट आएंगी जो आपको बताएंगी कि देखो क्लाइमेट चेंज जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। किताब भी छप जाती, किताबें छपी हैं बड़ी बड़ी कि अरे क्लाइमेट चेंज जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। या जैसे अभी हमारे यहाँ पे था ना कि भैया एक दिया जला लें, या दिया जलाने से भी आर्कटिक की बर्फ पिघल जाएगी। तो ये जो व्यंग करे जाते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ये व्यंग ऐसे ही नहीं है, इनकी शुरुआत बहुत पीछे से हो रही है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आप जो भी चीज देखें वो कहीं ना कहीं से फंडेड है। ये हो सकता है जिसने आपको फॉरवर्ड करा है उसको कोई पैसा ना मिला हो, लेकिन उसका जो उद्गम है, जो स्रोत है, वो फंडेड है। इसी तरीके से जो बीफ कंपनी है, जो रिटेल कंपनी है, जो एनर्जी कंपनी है, अब जितने तरीके के सेक्टर्स ले लो ह्यूमन एक्टिविटी के, अब ये जो बना रहा है ये इसको ऐसे हाथ से तो नहीं दे देता ना। इसके बनाने और इस तक पहुंचने के पीछे पूरी लंबी सप्लाई चेन होती है। अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो उन कंपनीज का बंटाधार हो जाएगा। माल कम बना तो पैकेजिंग कंपनी का क्या होगा? समझ रहे बात को? कितनी पैकिंग लगी उसमें, प्लेन से चला, शिप से चला, कार से चला, कुरियर वाला आके आपको दे के गया। समझ रहे बात को? उतने तरीके का वेस्ट जनरेट हो रहा है, उन सब लोगों के स्टेक्स हैं। तो इसको खरीदने के लिए मजबूर करना बहुत जरूरी है। इसको खरीदने के लिए मजबूर करने के लिए इसको एक गलत फिलॉसफी दी जाती है लाइफ की। गलत फिलॉसफी क्या दी जाती है? कंजम्पशन इज हैप्पीनेस। इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है, क्योंकि मनुष्य अपने दर्शन का जीव होता है। जिस मनुष्य के जीवन का दर्शन आपने खराब कर दिया वो मनुष्य तबाह हो गया। तो ये जो यहां सेठ बैठा है ये ऐसी ताकतों को एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है, जो आपके मन में गलत जीवन दर्शन ही इंप्लांट कर देती हैं। आप सोचते हो ना आपकी फिलॉसफी आपकी अपनी, आपकी नहीं है। और बिल्कुल हो सकता है कि आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े हो, आप ऐसे हो वैसे हो पढ़े होगे, टेक्नोलॉजी भले ही आपने सीख लिया, आप टेक्नोलॉजी जानते हो, आप फिलॉसफी थोड़ी जानते हो। आपको फिलॉसफी इसने दी है, ये बहुत काइयां है, और इसने आपको सिखाया है कि पैसा सब कुछ है, कंजम्पशन सब कुछ है। और सुना नहीं है, ऐड आता है टीवी पे, वो बोलेंगे तुमने हमारा माल नहीं खरीदा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, तुमने हमारा कोट नहीं पहना तो तुम कंप्लीट मैन नहीं हो। तो इसको तरीके तरीके से बताया जाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या है? कंजम्पशन। तो फिर इसकी जिंदगी बर्बाद हुई। ये अकेला बैठ करके इतनों को बर्बाद कर रहा है। और ये किसकी बिना पे कर रहा है? कहां गया वो नारायण? ये रहा वो पॉलिटिशियन। इस पॉलिटिशियन को वोट ये दोनों दे रहे हैं और ये दे रहे हैं। ये इनकी गलती है, तुम गलत लोगों को वोट दे रहे हो। लोगों को एक कहना एक सिंपल एक्शन देना पड़ता है। आई एम पॉजिटिव अबाउट इट कि अगला जो इलेक्शन होगा उसमें क्लाइमेट पॉल्यूशन मुद्दा बनाना पड़ेगा। इनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। तो आपके ये 3 वोटर हैं जी, 2 आपके पॉलिटिशियन हैं, इसको इनमें से चूज करना है। इसको नहीं वोटर है, 2 वोटर हैं। ये तो वो नालायक है, इसको यहां करिए। ये तो आपका कैपिटलिस्ट है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं ना, वोटर है। चल अभी नहीं, चलो ठीक है, ये कैपिटलिस्ट है, कोई और ये इसके पीछे से बैठा हुआ है, ठीक है, ये इसके साथ छुपा हुआ है, ठीक है, पर जनता को तो नहीं दिख रहा ना। जनता को तो साठ घाट का पता ही नहीं है। जनता ये इसके पीछे भी हो सकता है, दोनों के पीछे भी हो सकता है। कैपिटलिस्ट ऐसे ही काम करता है ना, ठीक है। तो अब ये 2 आपके वोटर हैं, ये 2 आपके पॉलिटिशियन हैं। ऐसा ये क्या बोले, ये क्या ऐसा इसमें देखें या इसमें देखें जिसको लगे कि यार दिस इज द राइट कैंडिडेट, व्हाट शुड द राइट कैंडिडेट प्रॉमिस? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके भीतर जो सॉफ्टवेयर लगा है, जो गुड और बैड का फैसला करता है, वो सॉफ्टवेयर ही इंपोर्टेड है ना। मतलब ये वोटर है, हाँ, इसके सामने ये 2 वोटर है, इनके सामने 5 कैंडिडेट आए, ठीक है, 5 कैंडिडेट ने अपना एजेंडा दिखाया, ठीक है। उस एजेंडा को प्रोसेस करने के लिए इनके भीतर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं वैल्यू सिस्टम। वो वैल्यू सिस्टम तो किसी और का जिनमें डाल दिया गया है। वो वैल्यू सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा तब तक ये गलत जगह बटन दबाते ही रहेंगे ईवीएम पे। वो वैल्यू सिस्टम इनमें डाला किसने? अभी हमने डिस्कस किया था, किसने डाला है? कैपिटलिस्ट ने। कैपिटलिस्ट के पूरी जो व्यवस्था है जिसमें उसने बोला है कि भोगोगे नहीं तो खुश नहीं रहोगे। तुम यहां पैदा ही किस लिए हो? कंजम्पशन के लिए पैदा हुए। हैप्पीनेस इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंजम्पशन। ठीक, वो सॉफ्टवेयर इनके भीतर बैठा दिया गया है। देख नहीं रहे इसने ये क्या बढ़िया सोने के गहने वहने डाले? सोने के गहने कोई फैक्चुअल यूज होता है क्या? नहीं। ये बात इसके भीतर जो मेटल्स इंडस्ट्री है, टिपिकली जो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, उसने डाली है कि तुम अगर इतने तरह के आभूषण डाल लोगी तो तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। वो सॉफ्टवेयर बन गई है इनकी चीज। हमारे पास ये हार्डवेयर होता है, कुछ तो इस हार्डवेयर के इंपेरेटिव्स होते हैं, हार्डवेयर की मजबूरियां होती हैं, जो उसकी नीड्स होती हैं, जो मांगता है। ठीक है, ठीक है, खाना पानी हवा ये सब। बाकी जो हमारी सारी चीजें होती है हमारा सॉफ्टवेयर मांगता है। इन सब के भीतर बहुत गलत मूल्य स्थापित कर दिए गए हैं। वो मूल्य जब तक नहीं हटाओगे ये गलत जगह ही वोट डालेंगे। मैंने देखा कि मुझे भी वोट देना है 2029 में, 2 आए हुए हैं। हाँ जी। एंड मुझे पता है कि कंज्यूमरिज्म मेरे अंदर है, बाकी सबके अंदर है, कुछ चीजें हैं जिन पे मेरा कंट्रोल है ही नहीं भाई। हाँ। बट मुझे इतना पता है कि हाँ 2029 देख लिया, शायद 2030-31 ना दे। हाँ। तो
व्हाट शुड लाइक आई सी एज अ वोटर कि भाई एक राइट चॉइस बना पाऊं मैं? आई हैव टू चूज। आपको वोटिंग छोड़ करके दूसरों का सॉफ्टवेयर ठीक करने पे ध्यान देना चाहिए। आपको एजुकेटर बनना पड़ेगा और दूसरों का सॉफ्टवेयर ठीक करना पड़ेगा। हमारी गलत कंडीशनिंग हो गई है, हमें बहुत फालतू बातें बता दी गई हैं, और उन बातों का जो समाधान है वो फिर वहां आता है, जिसके कारण लोग मुझे आचार्य बोलते हैं। बट सर वही है ना कि क्लाइमेट पे अगर आपको कुछ भी करना है देन इट हैज टू कम फ्रॉम द पार्लियामेंट, एक पॉलिसी डिसीजन होना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ कम्युनिटी, इसके हम राइट कैंडिडेट वहां पे पहुंचा सकते हैं। मैं बस ये समझना चाह रहा हूं कि राइट कैंडिडेट कैसे दिखें फिर। मैं राइट रुमाल तक नहीं बाय कर पाता। मैंने शादी के लिए राइट लड़की नहीं चुनी, मैं राइट गाड़ी नहीं जानता, मैं बच्चे के लिए राइट स्कूल नहीं जानता, मैं जिंदगी में कुछ राइट नहीं जानता, सब कुछ मेरा रॉन्ग चल रहा है। अचानक से मैं राइट कैंडिडेट कैसे चुन लूंगा? सब कुछ मेरे ही सॉफ्टवेयर से आ रहा है। अगर वो सॉफ्टवेयर ही फॉल्टी है, बग्ड सॉफ्टवेयर है, तो उसके जितने आउटपुट्स होंगे सब गलत होंगे ना। भाई मैं हर चीज, मैं नौकरी गलत चुन रहा हूं, मैं बॉस गलत चुन रहा हूं, मैं घर गलत चुन रहा हूं, मैं ओपिनियंस गलत चुन रहा हूं, मैं अपने समय का उपयोग गलत चुन रहा हूं। जब मैं सब कुछ गलत चुन रहा हूं तो मैं लोकसभा का कैंडिडेट सही कैसे चुन दूंगा? लेकिन अहंकार चाहता है मानना कि बाकी सब कुछ गलत है, कोई बात नहीं, मैं बटन सही दबाऊंगा। नहीं, तुम सही बटन नहीं दबा सकते। जब तक ये नहीं ठीक किया जाएगा कुछ नहीं ठीक हो सकता। इसलिए अध्यात्म चाहिए होता है। तो आपका जो सॉल्यूशन थे, जिसमें आपने बोला कि क्लाइमेट चेंज के पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, आपने 3 चीजें बताई उसमें मेजरली। पहली थी कि कंज्यूमरिज्म कम करना है, विच हम लोग ने काफी बता दिया है, उसमें डिस्कस कर लिया। आपने बता दिया कि ठीक है भाई, कैपिटलिज्म है जो बता रहा है तुमको चीजें खरीदनी है। दूसरा है मांसाहार नहीं करना है, कि हमको मीट नहीं खाना है ताकि एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। तीसरा आप कहते हो अध्यात्म। तीसरा नहीं है, वो अंडरलाइंग है। अगर अध्यात्म नहीं होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा जिंदगी में फालतू चीजों को छोड़ पाना। कारण बता देता हूं। आदमी पैदा होता है ना, तो बच्चे के ही एक खोखलापन होता है, एक घबराहट होती है, लोनलीनेस होती है, अकेलापन। वो भी ऐसे ऐसे कहता है कोई मिल जाए। हमें ये जो छाती का वॉइड है, खोखलापन, इसको भरने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अगर मटेरियल से नहीं भर रहे तो किससे भरोगे? साथ वाले से, मतलब वो भी मटेरियल ही है ना। आप साथ लाते हो, आप किसी से शादी कर लेते हो, उसकी बॉडी के लिए तो करते हो, वो भी तो मटेरियल बॉडी है। फिर क्या? वही अध्यात्म है। फिर ये समझना कि भीतर ये जो हॉलो है, ये चीज क्या है। जब आप उसको समझने लग जाते हो तो फिर वो हवस जो होती है भोगने की, वो अपने आप गिर जाती है। आपको उसको नैतिकता के कारण या रूल्स बना के नहीं गिराना पड़ता, वो स्वतः गिर जाती है, सहज गिर जाती है। कंटेंट, not just contented with your current position, knowing fully well what is it that causes your discontentment. हम कंटेंटमेंट की क्या बात करें? कंटेंटमेंट तो हमारे लिए एक इमेज है। क्या आप कंटेंटेड हो? ना मैं हूं, तो हमें क्या पता कंटेंटमेंट क्या है? पर हम डिसकंटेंटमेंट जानते हैं क्योंकि वो हमारी जिंदगी है। तो वो डिसकंटेंटमेंट वस्तु क्या है, उसको ठीक ठीक समझना ही अध्यात्म है। दिस टॉक इज बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं एक वीडियो बना के लोगों को बता सकता हूं। आपके कंट्रोल में ये है कि आप लोगों को अपनी नॉलेज के थ्रू लोगों को बता ही सकते हो। एक कैपिटलिज्म है, कॉर्पोरेट है, ये ऑल्दो उसको उतना ग्रीडी नहीं होना चाहिए, बट ये हमको रियलिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये कहीं जा भी नहीं रहा इन कम एटलीस्ट नियर फ्यूचर। ऐसा कुछ नहीं है, जब ये आया है तो जा भी सकता है। सदा था नहीं, सदा रहेगा। इन द नियर फ्यूचर में भी जा सकता है भाई। बहुत सारे जो आज के आपके सिस्टम से, फॉर एग्जाम्पल द सिस्टम ऑफ लिबरलिज्म, वो अचानक से ही आया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, आ गया ना। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी अचानक से ही तो आई है। उससे पहले तो वहां पे जो किंग लोग थे उन्होंने बर्बादी मचा रखी थी। तो ऐसा कुछ नहीं कि अचानक से नहीं आ सकता। फर्स्ट स्टेप मुझे लगता है किया जा सकता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इसकी अगर हमको उसी सिस्टम में कुछ चेंज लाए, तो ईवी आ रहा है आजकल, या फिर सस्टेनेबल का पैकेजिंग करके जो बिक रहा है, क्या उनको और इंसेंटिवाइज करना? नहीं, आप चाह ये रहे हो कि हम कह दें कि जो फंडामेंटल चीज है, जो बुनियाद है हमारी हस्ती की, उसको बदले बिना कुछ ऊपर ऊपर के चेंजेस से हो जाए। अब ये जो पूरी सस्टेनेबल कहानी है, उसकी असलियत सुनिए। वो अल्टरनेट एनर्जी की तरह नहीं आ रही है, वो एडिशनल एनर्जी की तरह आ रही है। क्योंकि आपकी जो हवस है ग्रोथ की, जो एनर्जी डिमांड है, वो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जो ट्रेडिशनल एनर्जी है, कोल, ऑयल वगैरह, वो कम नहीं हो रहे, वो भी बढ़ रहे हैं। हाँ, जो और ज्यादा एडिशनल रिक्वायरमेंट आ रही है, उसको पूरा करने के लिए ये जो अल्टरनेट सोर्सेज हैं कुछ काम कर दे रहे हैं। अल्टरनेट सोर्सेज किसी भी तरह से उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, ऐड कर रहे हैं।
नहीं समझे आप? समझ गया। आपकी रिक्वायरमेंट थी 10 यूनिट, ठीक है, तो 10 यूनिट की एनर्जी आती थी कोल से। ठीक है। आपने अपनी रिक्वायरमेंट कर ली 18, हम्म और आपने जो अपनी ये जो क्लीन सोर्सेज हैं, ग्रीन सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल वगैरह, इससे आपने अब कह दिया कि अब ना मेरे पास 4 यूनिट प्रोडक्शन कैपेसिटी आ गई है। 4 जितनी देर में आप 10 से 18 हुए, उतनी देर में आप रिन्यूएबल के कितनी कर पाए? 4। तो वो जो 10 गंदगी थी वो कितनी हो गई है अब? वही के वही। 14। अच्छा, वो तो बढ़ी गई है, हाँ, ठीक है। 14 हो गई है। तो बताइए, रिन्यूएबल से कोई फायदा हो रहा है? रिन्यूएबल से इतना और हो रहा है कि आप अपने आप को ये बहाना, ये सांत्वना दे पा रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। रिन्यूएबल से कुछ नहीं हो रहा। तो फिर क्या मतलब, क्या हम बैठ जाएंगे नहीं सर अब तो कुछ ही नहीं हो सकता? अब मैं 20 साल से बैठा तो नहीं हुआ हूं, कुछ कर ही रहा हूं ना। वही, जैसे मेरा जो सबसे ज्यादा जो पूछा गया सवाल कि आचार्य जी से आप ये पूछो, मैंने तो मेरा इसमें कम्युनिटी जवाब ये होता है, क्लाइमेट चेंज को भूल जाओ। भूल जाए, भूल जाओ, क्या कर? खुद पे ध्यान दो। आंतरिक रूप से बर्बाद रहते हुए तुम क्लाइमेट चेंज पर काम करना चाहते हो, तुम अपनी बर्बादी को बर्बाद ही रखना चाहते हो। वो जो बाहर हो रहा है ना, उसके कारण भीतरी है। तुम यहां से ठीक हो गए तो बाहर जितनी दुर्दशा हुई है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तुम क्लाइमेट चेंज की परवाह मत करो, प्रकृति अपने आप को ठीक करना जानती है। तुम अपनी परवाह कर लो, हमें अपनी परवाह करनी होगी। और इस वक्त जितना क्लाइमेट एक्टिविज्म चल रहा है, उससे ये चल रहा है हम तो ठीक है, बाहर कुछ गलत हो गया है, अब हम बाहर जाकर के सिकंदर बन के कुछ ठीक करेंगे। तुम क्या ठीक कर लोगे? तुम आदमी हो क्लाइमेट एक्टिविस्ट, और तुम अपने बेटे को कोचिंग में भेजते हो, कहते हो इसका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। क्यों सिलेक्शन हो जाए? ताकि इसका भारी पैकेज लग जाए। क्यों भारी पैकेज लग जाए? ताकि ये कंज्यूम करे। तो बेटे को पढ़ाएगा तो ना। पढ़ाना एक बात है, पढ़ाने के लिए तो आप आर्ट्स में ही पढ़ा सकते हो, म्यूजिक में ही पढ़ा सकते हो। वो उसे पढ़ा रहा है ताकि वो कंज्यूम करे। वो उसे ब्रांच वो दिलवाएगा इंजीनियरिंग की जिसमें सबसे बड़ा पैकेज लगता हो। वो पढ़ा नहीं रहा, वो उसे भोग कंजम्पशन के लिए तैयार कर रहा है। मेक सेंस। मिनिमलिज्म कह सकते हैं उसको कि मिनिमलिज्म आएगा ही नहीं ना। भूखे आदमी को आप कहो मिनिमल मिनिमल, तो क्या मिनिमल, वो तो मैक्सिमम मांगेगा। भीतर समझना होगा कि इंसान के भीतर ये भूख है किस चीज की। देखिए, क्लाइमेट चेंज एंथ्रोपोजेनिक है, माने किसी और जानवर से नहीं हुआ है। हम अकेले जानवर है, हमसे हुआ है। हमारे भीतर एक खास भूख है जो किसी और जानवर में नहीं होती। जब तक हम उस भूख को समझते नहीं है, तब तक क्लाइमेट चेंज हम नहीं रोक सकते। ये जो आपको बाहर पृथ्वी का बुखार दिख रहा है ना, ये हमारे भीतर का बुखार है। जब तक इसको नहीं उतारोगे, ये प्रयास करना कि बाहर आप ठीक कर लो, ये बहुत मूर्खतापूर्ण प्रयास है। अभी पूरे सब लोग एक मूवमेंट को ज्वाइन किए हैं, MNFP मूवमेंट, जिसके क्लाइमेट चेंज ठीक हो सके। सुना है आपने? नहीं सुना मैं। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता मूवमेंट मैं बोलता हूँ, आपने बच्चा नहीं सुना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जो भक्त बन के घूम रहा था। हाँ, ठीक। सपोज चलो मैं धन्ना सेठी हूँ, मेरे को आ गया कि भाई हाँ, अब मैंने सुन लिया ये पॉडकास्ट, मुझे पता है कि गलत कर रहा हूँ, कंज्यूम नहीं करना है। एक्शनेबल स्टेप्स क्या है? क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ना, अब सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया आपसे कि एज अ आपको क्यों लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ एक्शनेबल नहीं है? मेरे ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम यही रहता है, आप जो बोल रहे हो व्यवहारिक नहीं है, आप जो बोल रहे हो एग्जीक्यूट कैसे करें। बैठे बैठे थोड़ी मैं जो कह रहा हूं उसे करके देखो, एग्जीक्यूशन होता है कि नहीं। मैं बताता हूं। आप यहां बैठे हो, आपको किसी की याद सता रही है, आपके पास करने को कुछ नहीं है, वीकेंड चल रहा है, 5 दिन आपके बॉस ने आपका शोषण करा है, जैसे ही सबका करता है। आप क्या करोगे? आप निकल पड़ोगे, शॉपिंग मॉल जा रहा हूं, नई शर्ट नई जीन्स खरीदूंगा, बिना ये समझे कि दिल में चल क्या रहा था। आपने उसका उपचार करने की क्या कोशिश करी? कंजम्पशन। और यही मैं कह रहा हूं, तुम तुर्को, तुम थमो, तुम बैठो, मेरे पास दूसरा उपचार है। और वो उपचार जैसे ही आएगा, तुम मॉल जाके जीन्स खरीदना भूल जाओगे, तुम्हें जरूरत लगेगी ही नहीं। ये जो सब इतनी तुम शॉपिंग कर रहे हो और इतना पैसा जोड़ रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारी बीमारी का सबूत है। तुम भीतर से बीमार हो, इसलिए तुम बाहर इतना कंजम्पशन करना चाहते हो। ये विक्षिप्तता का सबूत है। अगर कोई आदमी 10 लाख करोड़ जोड़ के बैठा हुआ है, उसे पागल खाने डालना चाहिए। मैं उस विक्षिप्तता को ही दूर करना चाह रहा हूं, और वो होगी। उसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। बिना उस विक्षिप्तता को दूर किए आप पृथ्वी का ज्वर शीतल नहीं कर पाओगे। अगेन, जैसे आपने बोला कि अध्यात्म है, मैं ठीक कर सकता हूं अपने आप में, पर क्या मैं दूसरे को एक्सेप्ट कर सकता हूं? जैसे अच्छा, एक बहुत अच्छा आपका वीडियो देखा था मैंने, कि भाई कोई मांस खा रहा है, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक अ एनालॉजी हियर। अगेन, हो सकता है गलत हो, क्योंकि बिल्कुल इंस्टेंट दिमाग में आई है मेरे,
कि कोई अगर खा रहा है, उसका है कि भाई तू ये मत खा वो मत खा, आपने वहां पे ये बोला था कि तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं तुम्हारा है। पर्सनल मैटर नहीं ये है। मैंने उनको बोला था जो खा रहे हैं और ये कुतर्क देते हैं कि मेरा पर्सनल मैटर है। हाँ। मैंने ये नहीं कहा है कि आप जाके उसका मांस खाना रुकवा दो तो आपका काम हो गया, आपने दायित्व तो पूरा कर दिया, आपको ये नहीं बोला मैंने। ये तो जब मेरे पास लोग आके कुतर्क करते हैं ना कि ये तो मेरा पर्सनल मैटर है ना, मेरे खाने की प्लेट पे क्या रखा है आप क्यों बोल रहे हो, तो मैं बोलता हूँ पर्सनल मैटर नहीं है, इसका कुछ सोशल इंप्लीकेशन है। सेम वे अध्यात्म है, अगर मैं अपने अंदर लाता हूं पर मैं दूसरे के अंदर तो नहीं ला सकता ना। दूसरे के अंदर लाना बहुत दूर की बात है। देखो आप क्या कर रहे हो, आपके प्रश्न में क्या निहित है। आप अपनी बात हटा के झट से दूसरे की बात करना चाहते हो। आपको क्या पता कि जब आप सुधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या पता। आप क्या सुधरे हो, आप नहीं सुधरे, पर आप कह रहे हो नहीं मैं तो अपने सुधरने की बात क्यों करूं, मुझे दूसरे को सुधारना है। तुम दूसरे को क्यों सुधारना है, तुम अपने को ठीक करो। तुम्हें क्या पता तुम्हारे ठीक होने से ही वो ठीक हो जाए, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे बिगड़ने के कारण ही वो दूसरा भी बिगड़ा हुआ है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अब जो बोल रहे हो ना वो एक किताब में और पढ़ रहा हूँ, जॉर्डन पीटरसन की है 12 रूल्स ऑफ लाइफ, उसका 6th रूल है शायद। एक रूल होता है क्या? कि हम जो हैं उसको जानना जरूरी है, उसको जान गए तो हर तरह की शुभता आ जाएगी। 50 तरह की बेहोशियां नहीं होती, एक ही तरह की बेहोशी होती है, उसको बोलते हैं आत्म अज्ञान, इग्नोरेंस टुवर्ड्स द सेल्फ। सिर्फ वही एक पाप होता है, वही एक बीमारी, वही एक बेहोशी होती है। 14 रूल नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर क्लाइमेट चेंज पे अगर हमें बात करनी है, कोई एक ऐसा सवाल जो मुझे पूछना चाहिए था मैंने नहीं पूछा। देखिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो मैं चाहता हूं इस दुनिया में हो, पर धीरे धीरे मैं उनकी बात करना और कम करता जा रहा हूं। जैसे वीगनिज्म हो गया, जानवरों के प्रति करुणा की बात हो गई, एनिमल राइट्स, एनिमल वेलफेयर हो गया, जैसे बायोडाइवर्सिटी का प्रिजर्वेशन हो गया, और बहुत सारे सोशल कॉजेस। आप मेरे बारे में नहीं पढ़ेंगे तो वहां सोशल रिफॉर्मर भी लिखा होता है। पर इतने साल हो गए, 20 साल, मुझे बात समझ में आ रही है, बाहर की बात कोई बहुत परिणाम ला नहीं पाती। तो और बहुत आसान हो जाता है बाहर की दुनिया में कुछ छोटा मोटा करके अपने आप को ये सांत्वना दे लेना कि मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया। तो मैं बाहर की सारी जो बातचीत है उसको धीरे धीरे कम करता जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुम भीतर से ठीक हो जाओ, बाहर की जितनी गंदगी है तुम्हारी फैलाई हुई है, तुम गंदगी फैलाओगे ही नहीं। पृथ्वी ये बिल्कुल नहीं चाह रही कि तुम सफाई करो, पृथ्वी कह रही है कि तुम गंदगी फैलाना बंद करो बस। पृथ्वी कह रही है कि तुम पागल आदमी हो, तुम्हारे पागलपन ने मुझे बीमार कर दिया। मैं नहीं चाहती कि यही पागल आदमी आके मेरा उपचार करे। आप हो पृथ्वी, मैं हूं पागल आदमी, मैंने मारा पटाक पत्थर, मैं पागल हूं, तो मुझे कुछ तो करना है ना अपने पागलपन में अपनी खींच मिटाने को। मैंने मारा पत्थर, आपका फट गया खोपड़ा। ये घटना नंबर 1 है। ठीक है, ये घटना नंबर 1 क्या है? मैं पागल आदमी, मैंने मारा, आपका खोपड़ा फूट गया। ठीक है। अब मैं घटना नंबर 2 पे आता हूं। अब मैं आपके पास आता हूं और कहता हूं अरे मैंने बड़ा गलत कर दिया, मैं गुनहगार हूं, मैं तुम्हारी सर्जरी करूंगा। अब बताइए घटना नंबर 1 ज्यादा खतरनाक है, घटना नंबर 2? घटना नंबर 2 का थॉट। हाँ, तो ये जितने एक्टिविस्ट्स हैं ये सब घटना नंबर 2 कर रहे हैं। पागल जिसका सर फोड़ा है, या तो उसका सर खुद ठीक हो जाएगा या वो किसी सही चिकित्सक के पास चला जाएगा। अभी हो ये रहा है कि ठीक उसी केंद्र के साथ, जिस केंद्र के साथ हमने पृथ्वी को तबाह करा है, ठीक वही रहते हुए, वही व्यक्ति रहते हुए, वही केंद्र रखते हुए हम कह रहे हैं हम पृथ्वी को सुधार भी देंगे। पागल जिसने सर फोड़ा वो कह रहा है मैं सर की सर्जरी भी करूंगा। सर फूटने से तो आप फिर भी बच जाते, सर्जरी से आप नहीं बच पाओगे। ये सब पागल मिलकर के पृथ्वी की सर्जरी करना चाहते हैं। ये बड़ी बड़ी समिट्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, क्लाइमेट एक्टिविज्म कर रहे हैं, ये सारे पागल मिलकर कह रहे हैं अब हम पृथ्वी की सर्जरी करेंगे, अब पृथ्वी नहीं बचने वाली। सर फूट गया। अरे अरे हम इतने बुरे आदमी थोड़े किसी का सर फोड़ दे। मोरली भाई नैतिक रूप से भी तो अपने आप को थोड़ा श्रेष्ठ साबित करना होता है ना। अरे हमारी गलती से सर फूटा क्या, कोई बात नहीं, हम बुरे आदमी नहीं है, हम आके इलाज भी कर देंगे। अरे पागल, तू इस लायक होता कि तू इलाज कर सकता तो तूने सर फोड़ा ही क्यों होता? और फिर जब तूने सर फोड़ा था और जो तू आज है उसमें तू कुछ बदल नहीं गया है। तू पहले भी पागल था, तू आज भी पागल, और पागलपन एक ही होता है, आत्मज्ञान का अभाव ही पागलपन है। लेकिन हम उसकी बात नहीं करना चाहते। जो धार्मिक लोग हैं वो भी उसकी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके धर्म में सिर्फ क्या है, प्रथा, परंपरा, रस्म, रवायत, अंधविश्वास, रूढ़ियां, ये है। और जो थोड़ा अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, जैसा आपने कहा रेशनल लोग, वो कहते हैं अरे नहीं आत्मज्ञान ये तो बेकार की बात है, वी नो वी शुड प्रोसीड थ्रू रेशनल थॉट। तो वो जो अंधविश्वासी है और ये जो रेशनल आदमी है, ये दोनों एक बराबर ही मूर्ख हैं।
उसका अंधा विश्वास किसमें है? पुरानी परंपरा में। और ये जो अपने आप को रेशनल बुद्धिजीवी बोलता है, इसका अंधा विश्वास किसमें है? अपनी बुद्धि में। और ये दोनों मिलकर के पृथ्वी को खाए जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई आकर के कहता है ना कि मैं प्रोग्रेसिव हूं, और ये जो पुराने ढर्रे के ये बाबा शाबा हैं, मेरा इनमें यकीन नहीं है। मैं तो ये तो अच्छी बात है, तुम्हारा बाबा में यकीन नहीं, अच्छी बात है, पर तुम्हारा खुद में बहुत यकीन है, ये और ज्यादा खतरनाक बात है। किसी दूसरे की राय में, किसी दूसरे के प्रभाव में चलना गड़बड़ बात है, बहुत गड़बड़ है। लेकिन उससे भी ज्यादा गड़बड़ बात है अपनी ही खुमारी में चलना कि मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा सोचा, बिना ये जाने कि तुम हो कौन, बिना ये जाने कि तुम्हारे ये सब जो विचार है, जिसको तुम अपने विचार कहते हो, माय थॉट्स, ये आते कहां से, तुम्हें कुछ पता नहीं। लेकिन तुम रेशनल बन के बैठे हो, तुम बुद्धिजीवी बन के बैठे हो। ये जो बुद्धिजीवी है और ज्यादा बड़ी बीमारी है। पर बुद्धिजीवी उसमें तो ये है ना कि हम बाबा को नहीं सुन रहे हैं, बट जो पता है कि यार ये आदमी बैठ के जो हमको बोल रहा है कि नहीं भाई ये हिंदू एक है और ये है, आप पता है बाबा का कल्चर क्या चल रहा है आजकल। बाबा अंधविश्वास फैला रहा है, बाबा मूर्खता फैला रहा है, बाबा 100 तरह की नालायकियां कर रहा है। बाबा ऐसी चीजों में यकीन करने को कह रहा है जिनको जांचा परखा नहीं जा सकता, ठीक है, सिर्फ आंख मूंद के उन पे यकीन करना है। और जो बुद्धिजीवी बना बैठा है वो भी इस बात पर तो यकीन कर रहा है ना कि मुझे जो लगता है वो ठीक ही है। द ईगो इज द फर्स्ट सुपरस्टिशन। बाबा सुपरस्टिशियस है, बुद्धिजीवी भी इगोइस्टिक है, वो भी सुपरस्टिशियस है। ईगो भी ऐसी चीज है जो होती नहीं पर उसमें यकीन बहुत होता है। अपनी ईगो दिखाइए आप। बाबा कह रहा है आसमान में एक रूहानी ताकत बैठी है, वो सुपरस्टिशन है क्योंकि आसमान में कोई रूहानी ताकत नहीं बैठी। गॉड रन्स द यूनिवर्स इज अ सुपरस्टिशन, ठीक, बट आई रन माई ओन लाइफ, क्या ये सुपरस्टिशन नहीं है? जो इंटरनल मास्टर है उसका नाम है ईगो, जो एक्सटर्नल मास्टर है उसका नाम है गॉड। एक्सटर्नल मास्टर की जो बात करे वो तो बाबा हो गया, हमने मान लिया वो अंधविश्वासी है, पर जो इंटरनल मास्टर के इशारों पर चल रहा है वो अंधविश्वासी क्यों नहीं है? गॉड और ईगो आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये जो बुद्धिजीवी है ये तगड़ा अहंकारी होता है, ये बहुत इगोइस्टिक होता है। इसको लगता है माय थॉट, माय थिंकिंग, माय एनालिसिस, without realizing all your analysis is conditioned. Your analysis is not your analysis at all. Your ideology is not your ideology at all. तो गॉड को डिसमिस करना बहुत आसान है, कर दो, मैं भी कहता हूं कर दो, पर ईगो को भी तो डिसमिस करना उतना ही जरूरी है ना। एक्सटर्नल मास्टर को तो डिसमिस कर दिया, इंटरनल मास्टर को क्यों नहीं डिसमिस कर रहे? फिल्टर योर ओन थॉट्स, क्वेश्चन योर ओन थॉट्स। आप कुछ नहीं कर सकते फिल्टरिंग भी वही कर रहा है जिसके थॉट्स हैं। अगर वकील ही जज बना हुआ है तो वकील कभी केस हारेगा नहीं, वो तर्क भी खुद ही दे देगा। तो फिल्टर योर ओन थॉट्स माने क्या? कि आप जो जैसे अगेन स्पिरिचुअल वाले कॉन्वर्सेशन में मैं बहुत ज्यादा नूब हूं, जैसे गेम वाले टर्म में कहते हैं ना कि उतना नहीं पता रहता है कि क्या है। मैं हूं, अगर मुझे आपको एक रैंडम टॉपिक उठा के दे दो कि भाई मुझे जानना है कि प्रकृति की जननी कैसे हुई, बहुत बेसिक सेम, कि या तो मैं एक बाबा को सुन लूं जो बोलेगा ये भगवान था, ये अब पैदा हुआ था, ये अब आया था, ये ऐसा था, ये वैसा था, जो मुझे पता है कि ये एक सेकंड ये रैशनल नहीं लग रहा, या मैं उठा के कोई दूसरी किताब पढ़ लूं कि जिसमें वो बोल रहा है, जिसमें कम से कम एक फिजिक्स का तो सहारा है मेरे पास कि हाँ भाई ये बोल रहा है, इसको भी सब कुछ नहीं पता लेकिन कम से कम बोल तो रहा है कि इसको सब कुछ नहीं पता। वो सारे जानने के बाद क्या करूंगा? और पढ़ लूंगा। सिर्फ पढ़ते नहीं हो आप जो भी पढ़ते हो वो ईगो के कहने पर, ईगो के कंजम्पशन के लिए पढ़ते हो। आज क्लाइमेट क्राइसिस इसीलिए हो पाई है क्योंकि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है। नॉलेज इज जस्ट कैनन फॉडर फॉर द ईगो। आपने जो भी पढ़ा, डार्विन से आपने कुछ बातें सीख ली, उन बातों का इस्तेमाल आपने पृथ्वी को तबाह करने के लिए करा है। नॉलेज क्या होता है? कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाने का तरीका। आप जो कुछ भी जानते हो, एक बात बताना, आपका सारा ज्ञान क्या आपके भोग के, कंजम्पशन के, हवस की सेवा में नहीं लग जाता? टू एन एक्सटेंट यस। आपको जो कुछ भी पता है उसका इस्तेमाल आप सिर्फ कंजम्पशन के लिए ही तो करते हो। तो मोर एंड मोर नॉलेज सिंपली मींस मोर एंड मोर कंजम्पशन। तो बताइए, बाबा हवाई बातें बता रहा है कि फलाना वहां पे ताकत बैठी है, रूह बैठी है, जीवात्मा निकल के उड़ रही है, और ये वो फलाना जब कर लो, फलाना ये कर लो। ठीक है, हम बिल्कुल कहेंगे वो अंधविश्वास है, लेकिन बुद्धिजीवी जो काम कर रहा है वो अंधविश्वास कैसे नहीं है जब उस बुद्धिजीवी को पता ही नहीं है कि वो सारा नॉलेज सिर्फ कंजम्पशन के लिए इकट्ठा कर रहा है। नॉलेज के स्टैंडर्ड्स वेस्ट में ही ज्यादा है ना, कंजम्पशन भी तो वेस्ट में ही ज्यादा है।
जो यूनिवर्सिटीज ज्ञान का केंद्र होनी चाहिए थी, उसी यूनिवर्सिटी से वो टेक्नोलॉजीज भी तो निकलती हैं जो पृथ्वी को तबाह कर रही हैं। एक अभी सारना रिलीजियस कोड की बात हो रही है, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर क्लाइमेट और रिलीजन को कोई एक कहीं मैरी होता है अगर ये टॉपिक, तो वो इस न्यूज में मैंने देखा जो जहां पे सरना लोग बोलते हैं कि भाई तुम मत मानो किसी खुदा को, तुम प्रकृति को पूजो। तो मैं अगर उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई डिफोरेस्टेशन ना हो जाए। आप पूजो, अभी भारत में तो प्रथा रही है पूजने की, जाके वो जो पुराना वटवृक्ष है उसको पूजो कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते, तुम पूजने भी भोग के लिए ही जाओगे। हम क्या प्रकृति को कम पूजते हैं? हम नदियों को पूजते हैं और नदियों को खा गए। हम प्रकृति को तो हम 100 तरीके से पूजते हैं। हम गाय को पूजते हैं, और जो दुर्दशा हमने गाय की करी है, हम पूजते भी तो बस इसीलिए कि हमारा स्वार्थ पूरा हो। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, आप पूजो कि भोगो कि कुछ करो, आप शोषक ही रहोगे, आप हिंसक ही रहोगे। एकमात्र तरीका है अपने भीतर झांक कर देखना। उसके अलावा आप कोई भी तरीका बताओगे, वो आपको 2 मिनट में स्पष्ट हो जाएगा कि व्यर्थ तरीका है। प्रकृति को पूजने वाले लोग क्या प्रकृति का कम शोषण और दोहन करते हैं? मुझे बताइए ना। मैंने देखा एक पेड़ था, उसको इतना बर्बाद कर दिया, तो घंटियां ही घंटियां बांध दी। कलावा मैं कहा इससे अच्छा काट दिया होता इस पेड़ को। तुमने दुर्दशा कर दी उस पेड़ की। ये पूज रहे हैं पेड़ को, और घंटी क्यों बांधी है? मुराद पूरी होगी, मनोकामना, कामना, डिजायर, कंजम्पशन। कभी और कुछ मांगा किसी मंदिर में कंजम्पशन के अलावा? सोचिए। धन, पुत्र, परीक्षा में सफलता, पड़ोसी की बर्बादी, मेरी आबादी, दुकान चल जाए, इसके अलावा और कुछ हम जाते हैं क्या किसी ईश्वर से मांगने? नहीं। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, आप चाहे प्रकृति को पूजो चाहे किसी ईश्वर को पूजो, आप बस अपनी बर्बादी को ही आमंत्रित करोगे। तो आदमी बस नहीं, ये अपने आप बस को की सुधार। बात नहीं है। ऐसे नहीं होता कि बाकी सब छोड़ के ये करना होता है। आत्मज्ञान का मतलब होता है, अभी मैं आपसे बोल रहा हूं तो मुझे दिखना चाहिए कि कहीं मेरे भीतर ये वृत्ति तो नहीं खड़ी हो रही है कि मैं आपको डोमिनेट कर लूं। कहीं मेरे भीतर ये लालच तो नहीं खड़ा हो रहा है कि मैं कुछ ऐसा बोल जाऊं कि लोगों के बीच मेरी धाक जम जाए, लोग कहे वाह वाह क्या बात बोली है, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़े। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कुछ भी मुझे पता होना चाहिए कि भीतर अभी क्या चल रहा है। वो अकेले बैठ करके आत्मचिंतन वाली चीज नहीं है, वो रोजमर्रा की गतिविधियों के बीच स्वयं पर नजर रखने वाली बात है। बातें करिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे आंकड़े भी हैं, बहुत सारी बातें हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आपने ऋषिकेश के बारे में बात की है बहुत। ऋषिकेश का डिस्ट्रक्शन तो खैर मैंने अपने टाइम में देखा है, तो आपने तो तब देखा होगा जब मैंने नहीं देखा। वो वही कर रहे हैं जो करने के लिए उनको संस्कारित करा जा रहा है। वो कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता, मुझे पता है वो ये करेंगे। मुझे ये तक पता है कि वो 5 साल बाद और 10 साल बाद क्या करेंगे, मैं जानता हूं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो ताकतें उनके यहां पर विचार भर रही हैं, भावनाएं भर रही हैं, आस्थाएं भर रही हैं, वो ताकतें कौन सी हैं? वो ताकतें खुद भी इग्नोरेंस की ताकतें हैं। वो कह रही हैं कि हमें भी इग्नोरेंट रहना है, हमें भी अज्ञान में रहना है और दूसरों को भी अज्ञान में ढकेलना है। वो सब कुछ और क्लाइमेट चेंज एक ही बात है। वो सब कुछ एक ही सेंटर से आ रहा है। आप कुछ अपना किस्सा बताओ मुझे। जब आप ऋषिकेश गए थे तो कोई एक, कहाँ रुकते थे आप, क्या करते थे? वो जो तपोवन से नीचे जाती है ना, लक्ष्मण झूला से आगे सड़क, तपोवन से नीचे जाती है जो लक्ष्मण झूला पार कर, अब तो हाँ, लक्ष्मण झूला गिरा दिया है। नहीं कंस्ट्रक्शन चालू है। लक्ष्मण झूला पार करके उस साइड चले गए। साइड चले गए, ठीक है। तो वो उधर वो नीलकंठ है, हाँ मूर्ति लगी हुई है, शिव मूर्ति। तो उससे कभी बाएं हाँ। और कभी दाएं वहीं रुका करते थे शुरू में। फिर कुछ समय के लिए वो वहाँ कौन सी वाटिका थी, गंगा वाटिका ही तो है, गंगा वाटिका ही तो है, गंगा वाटिका। तो कोविड के बाद, कोविड के दौरान से शुरू करके 2-3 साल के लिए वहां पर लिया हुआ था। कोविड में वहीं थे आप? कोविड, हाँ, मतलब फर्स्ट वेव के बाद वहां था। फर्स्ट वेव के बाद वहीं था। तो वहां से, घर से इधर वाली बालकनी से भी, उधर वाली से भी और छत से भी सामने गंगा जी दिखा करती थी। कितना वो खूबसूरत होता है कि जब गंगा जी आती है। उसके बाद से मैंने जाना बंद कर दिया। 5 साल के भीतर 2015 से लेके 2021 के ही बीच में ऋषिकेश को ऐसा गंदा कर दिया। एक तो 2015 में जब मैं गया था, उस समय विदेशी बहुत आते थे, तो मजबूर होकर सफाई रखनी पड़ती थी। फिर विदेशियों ने आना कम किया, कम किया, कम किया। ठीक वैसे से गोवा में विदेशियों ने आना कम कर दिया। भारत अब आना ही नहीं चाहते विदेशी। ये डॉक्यूमेंटेड है। ये डॉक्यूमेंटेड है।
तो विदेशियों ने आना बहुत कम कर दिया वहां पर। हम्म फिर कोविड आ गया तो एकदम ही ब्रेक लग गया। हम्म जब ब्रेक लग गया तो वो जो पूरा वॉइड पैदा हुआ, हम्म उसको जो भारतीय टूरिस्ट था वो पहुंच गया वहां पे। अब विदेशी आते थे, बहुत आध्यात्मिक ना हो तो भी कम से कम योग सीखने के लिए आते थे। हम्म जो इंडियन टूरिस्ट वहां जा रहा था वो वहां चीप टूरिज्म के लिए जा रहा था, चीप थ्रिल्स के लिए जा रहा था। हम्म बड़ा गंदा करते। तो या तो चीप थ्रिल्स के लिए लड़के लड़कियां आते थे, हम्म या फिर वो लोग आते थे जो सोचते थे कि गौ माता के पास जाएंगे, ऋषिकेश की गाय है कुछ लेके आएंगे, गौ गंगा ये सब करेंगे, तो उन्होंने और गंदा कर दिया। आपसे किसी ने पूछा भी था ये, जब मैं आपका शॉर्ट्स वगैरह देख रहा था, कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल तक सोशल मीडिया जो है बैन हाँ, अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ था। हाँ, इंडिया में जो हो रहा है, एक टॉपिक है सर किडफ्लुएंसर करके। आजकल जो पेरेंट्स नहीं होते, जो अपने ही बच्चे को रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। किसी का घर गंदा कर देना अपराध है, किसी के कपड़े गंदा कर देना अपराध है, किसी के शरीर की क्षति कर देना अपराध है, हम्म पर किसी की चेतना को गंदा करना और किसी के मन की क्षति करना अपराधों में अपराध है। दूसरे पे हाथ आसानी से नहीं रखना चाहिए अगर आपके हाथ गंदे हों। हम्म ये सबसे गंदी कोशिश होती है किसी को इन्फ्लुएंस करने की, बहुत गंदी कोशिश होती है। मुझसे लोग कहते हैं कि आप अगर अभी इतना जानते हो, उनको लगता है कि मुझे कुछ पता है, कहते हैं आप इतना जानते हो तो आप इतने सालों तक कहाँ थे? आप इतने सालों तक कहाँ थे? ये आप अचानक से पिछले 5 साल में ही कैसे आ गए? हम्म अचानक 5 साल में तो आपको ज्ञान हो नहीं गया होगा। आप उससे 10 साल 15 साल पहले क्यों नहीं थे? मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं इस बात को बहुत गैर जिम्मेदारी की समझता हूं कि जिस बारे में मुझे अभी पक्का भरोसा नहीं, वो बात मैं आपसे बोल दूं। अभी भी ऐसे मुद्दे आते हैं, लोग तमाम तरीके के मुद्दों पर प्रश्न कर लेते हैं। जहां मुझे नहीं पता होता वहां मैं बिना किसी संकोच के कह देता हूं कि मैं नहीं जानता। और ये आदत कुछ हद तक मुझे मेरे शैक्षणिक संस्थानों से मिली है। आईआईटी था, आईएम था, वहाँ चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वहाँ का इंस्टीट्यूशनल कोई पेपर हो, कोर्स हो, बिना जाने कुछ लिखोगे तो फेल भी होगे और प्रोफेसर से डांट भी बहुत पड़ेगी। हम्म पूरा समझोगे तभी तो पूरा समझा भी पाओगे ना। तो अब उसमें आप कह रहे हैं किड इन्फ्लुएंसर, उसको क्या पता है, वो क्या बताने आया है? ये तो वो अपराध कर रहा है कि जब खुद कुछ पता नहीं तो दूसरों को बता रहा है। और आपका जो माध्यम है यूट्यूब, वो तो पूरा ही ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो कुछ नहीं जानते पर दुनिया को बताने को बहुत बेताब है। और मैं कह रहा हूं ये क्राइम है। आप अपनी बीमारी, अपना अज्ञान दूसरों तक भी पहुंचा रहे हो। एक तरह का संक्रमण है, ये इन्फेक्शन है कि मुझे लगा है तुझे भी लगाऊंगा। पर वो तो बच्चा है, उसको क्या पता। जैसे कि हाँ, मैं कह रहा हूँ चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो उस बच्चे का बाप हो, जो भी ये कर रहा है वो अपराधी है। और ये अपराध करने से बड़ों को भी बचना चाहिए, भले वो बच्चे के माध्यम से ना खुद ही कर रहे हो। जिस मुद्दे पर नहीं पता ना, वहाँ एकदम हाथ जोड़ के कह देना चाहिए कि बाबा नहीं पता। ये कोई शर्म की बात नहीं है, मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जिस चीज पे नहीं पता उस पे कह दूंगा नहीं पता। जिस चीज पे मुझे थोड़ा सा संशय, मैं कहूंगा मैं थोड़ा सा और सोच के समझ के फिर तुम्हें बोल दूंगा। हम्म बोलना तभी चाहिए जब बोलने का प्रयास भी ना करना पड़े। बोलना तभी चाहिए जब स्पष्टता इतनी हो जाए कि मुद्दे पर भीतर से सब सहज ही बहने लगे, तब बोलना चाहिए, नहीं तो मुंह बंद रखो। तो मैं इसीलिए बहुत धीरे धीरे स्वयं भी आगे बढ़ा। मुझे नहीं लग रहा था, मैं देखता था लोग बड़ी बड़ी बातों पे इतना बोल देते हैं। एक छोटा सा शब्द है माया, मैं आपसे शेयर करूंगा। माया जो का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग सभी भारतीय दर्शनों में आता है। माया के नाम से नहीं आएगा तो किसी और नाम से आ जाएगा, विद्या नाम से आ जाएगा, वो सब में बंधन नाम से आ जाएगा, वो भी माया का ही एक रूप। मोह भी वही है। सब हाँ ठीक। तो लगभग 2 साल लगाए मैंने, और उस 2 साल में कम से कम 100 किताबें मैंने रेफर करी होंगी सिर्फ माया को समझने के लिए। और उस 2 साल तक मैं और कुछ नहीं कर रहा था। मतलब मैं थोड़ा सा अभी अतिशयोक्ति कर रहा हूं, पर समझिए उस 2 साल में मैं कुछ और नहीं कर रहा था, बस यही कर रहा था कि माया समझनी है। अब ऐसे तो माया में जानते ही हूं,
मैं बोल सकता हूं, मैं कहीं भी कुछ कर सकता हूं, पर मुझे भरोसा नहीं आ रहा था कि ये चीज मुझे स्पष्ट हो रही है। फिर एक दिन एपिफेनी जैसा कुछ हुआ था। संत कबीर है, मेरे बहुत प्यार है मुझे उनसे, कबीर साहब बोलता हूं। तो उनका एक दिन मेरे सामने साखी दोहा आ गया, माया माया सब कहें, माया चीन्हे न कोय, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं ऐसे बैठा हूं, मैं खड़ा हो गया। 2 साल से जो पकड़ा था वो अचानक से जैसे तैयार हो गया, खुल गया, आपका यूरेका मोमेंट हो गया। क्योंकि बहुत फैल गया था, क्लटर हो गई थी। वो सारी क्लटर एकदम तैयार बैठी थी सुलझने को, और वो सुलझ गई। तो तब जाकर के मैंने अपने आप को इजाजत दी कि मैं अब माया पर मुंह खोल सकता हूं। उससे पहले मैं मुंह नहीं खोल सकता, मैं नहीं बोलना चाहूंगा। जिस मुद्दे पर नहीं पता चुप रहो। हाँ, इंसान हूं, बिल्कुल हो सकता है कि अभी भी गलतियां कर दूं। इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि यार क्यों बोल रहे हो, जब नहीं जानते तो क्यों बोल रहे हो। बाबा बन के बच्चा बोल रहा है, ज्यादा ज्यादा क्या आदमी या तो सुन लेगा या मजाक उड़ा लेगा ये। बट जब वो बात बच्चियों पे आ जाती है, कुछ छोटी छोटी बच्चियां, 12 साल की, 13 साल की, सोशल मीडिया की एक प्रॉब्लम ये है कि आप देख तो रहे हो पर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो कि आप क्या देख रहे हो। आप जो रील स्क्रॉल करोगे एल्गोरिदम अपने हिसाब से एक ही ऐसी भी दिखा देगा। एंड उसमें जो ग्रूमिंग हो रही है बच्चियों की, क्योंकि इसका कोई वही वो क्लाइमेट चेंज है। वो बच्ची की जिसको आप ग्रूमिंग बोल रहे हो, वो ग्रूमिंग वही है कि काटने के लिए जैसे बकरा तैयार किया जाता है ना, बच्ची को सजाया क्यों जाता है, ताकि उसका भोग कर सको। और क्या होता है, वही बच्ची क्या बनेगी, युवती बनेगी। आप कोई ऐड देखिएगा ज्वेलरी का, गले का कोई आभूषण हो और यहाँ 4 इंच क्लीवेज ना दिखाई दे रही हो, और जिसको खूब सजाया बजाया गया है गहनों से, वो एकदम कामुक अदा में ना हो, ये संभव ही नहीं हो सकता। तो वो सारा जो जो अलंकरण है और ग्रूमिंग आप जिसको बोलते हो, वो सिर्फ इसलिए की जाती है कि वो पुरुषों की नजर में और भोग्या बन जाए, कंजम्पशन की वस्तु बन जाए। वही क्लाइमेट चेंज है। फिर भोगने की हवस ही जलवायु परिवर्तन है। अब बहुत सिंपल तरीके से बता देते हो कभी कभी कुछ चीजें। कोशिश करता हूँ और ज्यादा सिंपल। स्किल है ये, मतलब प्रॉपर प्रॉपर स्किल है ये। अगर आप चीजों को समझने लगे हो तो ये उसका एक मानक होता है, ये उसका एक प्रमाण या लक्षण चिन्ह, जो भी बोलो, लिटमस टेस्ट, टच स्टोन, कि वो चीज एकदम स्पष्ट हो जाती है, ल्यूसिड। आप उसको ऐसे देख पाते हो जैसे सामने ये दिख रहा है, तो फिर आप उसको सरलता से बता सकते हो। ये तो इसी हफ्ते का है कि इसी साल 41 बिलियन टन का कार्बन हमने रिलीज किया है, और उसमें से ज्यादातर जो है वो फॉसिल्स से आया हुआ है। मतलब हम बेसिकली जितना है ब्रेक इवन भी नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ तो जा ही रहे हैं। हमने कहा था कि 2030 तक हम अपने एमिशंस कम कर देंगे, इस हद तक कि 1.5 डिग्री पे मामला रुक जाए। अभी 2024 चल रहा, 1.5 डिग्री क्रॉस हो चुका है। और कम होने की बात नहीं है, हम तो माइनस में आने की कोशिश कर रहे थे, वो माइनस में जाने की अभी और बढ़ रहा है। आपने तो ये भी बोला है कि 2 डिग्री नहीं, 3, 4, 5 डिग्री तक, 6-7 डिग्री भी जा सकता है। आपने जो कहा था ना, रनअवे क्लाइमेट चेंज, एक बार वो शुरू हो गया और वो शुरू हो चुका है, तो उसके बाद आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो कह रहे हैं कि अब तुम कुछ करो ना करो, अब प्रलय को तुम नहीं रोक सकते। इसको 6th मास एक्सटिंक्शन कहा जा रहा है। और जो पहले मास एक्सटिंक्शन हुए हैं 5, जिसमें पृथ्वी की ज्यादातर प्रजातियां ही विलुप्त हो गई, पूरी सब खत्म हो गया, उन 5 में से भी 3 मास एक्सटिंक्शन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड से ही हुए थे। लेकिन तब वो नेचुरल थे, प्राकृतिक थे। इस बार वो मैन मेड है। इस बार आदमी की करतूत से सिर्फ पृथ्वी से मनुष्य नहीं विलुप्त होने जा रहा, आदमी की करतूत से पृथ्वी की सारी ही लगभग प्रजातियां विलुप्त होने जा रही हैं। वो बेचारे विलुप्त हो रहे जिनका कोई कसूर भी नहीं है। और जो क्लाइमेट इंजस्टिस है, मालूम है क्या है? ज्यादातर जो जो पॉल्यूटिंग कंट्रीज हैं, जो एमिटिंग कंट्रीज हैं, वो ग्लोबल नॉर्थ में है, डेवलप्ड वर्ल्ड, उसे ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं। वो ठंडे देश हैं। तो वहां तो ये हो रहा है कि उदाहरण के लिए कनाडा में, जहां पर जमीन बर्फ के नीचे दबी थी, वहां बर्फ पिघल रही है, तो उनको खेती के लिए नई जमीन उपलब्ध हो गई। वो काहे के लिए बहुत परेशान होंगे? उनको तो फायदा हो गया। जहां पर सिर्फ बर्फ होती थी, जहां सफेद होता था, वहां हरा हरा घास आ गई है, वो क्यों परेशान होंगे? तो करतूत उनकी है और झेलने वाला है ग्लोबल साउथ।
ग्लोबल साउथ में हम आते हैं और दुनिया के ज्यादातर गरीब देश आते हैं। ग्लोबल साउथ में भी सबसे ज्यादा मार उनको पड़ेगी जो बेचारे सबसे गरीब हैं, जो आदमी सड़क पे समय बिता रहा है, जो आदमी मजदूरी कर रहा है, जो आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो आपके ट्रांसपोर्ट में लगे हुए लोग हैं, कि जो आपका जोमेटो वाला बंदा आता है, जो आपका फल का ठेला लगाता है, जो मोमोज बेच रहा है सड़क पे, मार उन पे पड़ने वाली है। और उनमें भी सबसे ज्यादा मार किस पे पड़ने वाली है? जो पशु हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन पे तो मार पड़ चुकी है 70%। ये जो क्लाइमेट मार पड़ चुकी, जो बचे हैं वो बहुत तिल तिल करके मरने वाले हैं। जो फॉरेस्ट फायर्स की फ्रीक्वेंसी है वो पिछले 5 साल में 8 गुनी हो गई है। कभी कभी ये सब पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा डर सा लग जाता है। ये प्रलय है, सीधी सीधी प्रलय है, ये सीधी प्रलय है। और इसमें ताज्जुब की बात बस यही है कि माया इतनी बलवान है कि आम आदमी अभी भी बेखबर सो रहा है। हम सीधे सीधे प्रलय के मध्य में हैं। आपको कभी ऐसे पढ़ के इतना वो नहीं लगता यार, दिल नहीं बैठता? तो मेरा दिल खड़ा होना ही छोड़ चुका है कब का। तो देखिए, तथ्य के तौर पर मुझे भी पता है कि शायद अब जो हो रहा है वो इरिवर्सिबल है। लाइक जब से मनुष्य ने तापमान नापना शुरू करा, अतीत की तुलना में आज तक का सबसे गर्म दिसंबर है, उदाहरण के लिए। यही बात आप नवंबर अक्टूबर किसी के लिए भी बोल सकते हो। अतीत की तुलना में आज तक का सबसे गर्म दिसंबर है, और भविष्य की तुलना में सबसे ठंडा दिसंबर है। तो मैं आगे की सोचूंगा ना तो मैं गिर पड़ूंगा। मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं सिर्फ अपना काम करना चाहता हूं। एक और मैंने न्यूज पढ़ी थी कि उसमें बता रहे थे कि फोटोसिंथेसिस ही होना बंद हो जाएगा बिकॉज द टेम्परेचर वुड राइज टू अ सर्टेन लेवल। तो फिर तो अगर ऐसा हुआ, हम शायद अपनी ही पीढ़ी में महाप्रलय देख लेंगे। अपनी ही पीढ़ी में ये भी नहीं होगा कि बच्चे देखेंगे हमारे। हम जीते जागते महाप्रलय देख लेंगे कि भुनी हुई लाशें सड़कों पर पड़ी हुई हैं और सब तिल तिल करके मर रहे हैं, और मरने से पहले पहले पागल हो जा रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों? क्योंकि उन्हें बोलता हूं नोड्स ऑफ इविल, दुनिया के कुछ मुट्ठी भर कमीने लोग, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, जो वैश्विक आबादी का शायद सिर्फ 0.1% या 1% है। सिर्फ इन लोगों के कारण न सिर्फ मनुष्य प्रजाति विलुप्त होगी, बल्कि जितनी प्रजातियां हैं जीवों की, सब। अभी एक चीज मैंने ड्राइव की आपकी बात से, आप जो 1% बोल रहे हो, कल अगर कोई आप रैंडम सड़क का उठा के गरीब को उतना ही पैसा दे दोगे तो वो भी उसी 1% में शामिल हो जाएगा, क्योंकि अगेन अंदर वही बैठ रहा है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। देखिए, बहुत जरूरी होता है कि धन और सत्ता, कैपिटल और पावर बहुत सही व्यक्ति के पास पहुंचे। अभी जो आप प्रलय देख रहे हो उसका कारण यह है कि सत्ता पर जो बैठे हैं और जिनके पास धन पहुंच गया है, ये दोनों ही बहुत गलत लोग हैं। और ये आम आदमी के अविवेक का, इनडिस्क्रिशन का नतीजा है। कैसे? गलत आदमी को उसने वोट दिया है और गलत व्यक्ति को उसने आइडलाइज करा है, अपना आदर्श बनाया है। बहुत बड़े बड़े घूम रहे हैं जिनकी जेब में पैसा है, और वो नए नए लड़कों के रोल मॉडल होते हैं। तुमने बहुत गलत व्यक्ति को रोल मॉडल बना लिया। तुमने उसे रोल मॉडल सिर्फ इसलिए बना लिया क्योंकि उसके पास पैसा है। वो पैसा तो है उसके पास, पर वो इविल है, वो सक्रिय रूप से घातक व्यक्ति है। लेकिन तुम्हारी नजर में वो महान है क्योंकि उसके पास पैसा है, और पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। ये भी तुम्हें किसने सिखाया? ये उसी व्यक्ति ने सिखाया है। इसका एक रीजन वॉयरिज्म भी तो हो सकता है, क्योंकि अच्छा लगता है ना दूसरों की। वॉयरिज्म को भी आप वैल्यू देते हो तभी है ना। आप वॉयरिस्टिक हो गए तो क्या वॉयरिस्टिक होकर के आप आसमान को ऐसे ताकते हो? वॉयरिज्म में भी विषय क्या होगा जिसको आप अपलक देखना चाहते हो, वो भी किसने बताया आपको? आप वॉयरिस्टिक हो जाते हो तो क्या आप जाके किसी वृक्ष को देखना शुरू कर देते हो? आप वॉयरिस्टिक हो जाते हो तो आप किसी की दौलत को देखते हो, किसी की गाड़ी को देखते हो, किसी के रुतबे को देखते हो, या किसी के शरीर को देखते हो। ये सब किसने सिखाया? ये सब जिन्होंने सिखाया वो आपके गुनहगार हैं, और यही वो लोग हैं जिनके कारण इस पूरी पृथ्वी का नाश हो रहा है। लेकिन हमारे लिए वो सर्वोच्च है, वो हमारे आदर्श बन गए हैं। दो ये हैं जिनके पास सब कुछ है, हर तरह की ताकत है, और वो वहां से सब कुछ संचालित कर रहे हैं। पहला पॉलिटिशियन और दूसरा कैपिटलिस्ट, और उसमें तीसरा और जोड़े देता हूं, बाबा।
धर्म, धन और सत्ता, इन तीनों का जो गठजोड़ है वो खा गया हमको। इसीलिए आप पाओगे कि अमेरिका हो, दुनिया का कोई देश हो, वहां ये तीन चीजें साथ चल रही हैं। ट्रंप ने चर्च की पूरी मदद ली है और ट्रंप के साथ इलॉन मस्क भी खड़े हैं। धर्म, धन और सत्ता, ये तीनों हमेशा साथ चलते हैं दुनिया के हर देश में, भारत में भी चलते हैं। और बहुत डेडली ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है और ये ऐतिहासिक कॉम्बिनेशन है। है। और तीनों का एक ही उद्देश्य होता है, आम आदमी को रौंद के चलना। और आम आदमी रुदवाता आम आदमी रुदवाता है और खुशी खुशी रुदवाता है, उसको लगता है इसी में स्वर्ग मिल जाएगा। बाबा जी आके बोलते हैं जितना तुम अपना शोषण करवाओगे उतने तुम स्वर्ग के अधिकारी हो जाओगे। हमने क्लाइमेट चेंज पे सारे ऑलमोस्ट टॉपिक टच किए। एक क्योंकि मुझे लगा बहुत ऑब्वियस है बट सबको शायद ना लगे, इज वीगनिज्म। डेविल्स एडवोकेट बनता हूं यहाँ पर। वीगनिज्म के बारे में एक बहुत तर्क जो अगेंस्ट में दिया जाता है कि वीगनिज्म सबके लिए नहीं है, एक प्रोटीन रिक्वायरमेंट। आप मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने आपको बोला ही होगा ये शायद। मैं ये करता हूँ उनके सामने, 46 का हूँ, बताओ कितने के हो, आ जाओ अभी कुश्ती कर लेते हैं। 10 साल बीत गए। अब वीगनिज्म लाइफस्टाइल में कब से? 2013-14 से। बट एक वीगन लाइफस्टाइल सस्टेन की जा सकती है जैसे। अरे बैठे हैं आपके सामने। पर फिर वहां वो ये बोलेंगे ना कि आप तो एक लेवल ऑफ प्रिविलेज के ऊपर हो, तो उससे क्या हो गया? आपके पास अच्छे खाने का रिसोर्स है, आप खरीद सकते हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं खाता जो आम आदमी नहीं खाता। मैं ऐसा क्या खाता हूँ? बल्कि बहुत सारी चीजें हैं जो आम गृहस्थ को मिल जाती हैं। तो मेरी तो कोई गृहस्थी नहीं है, तो मुझे तो वो भी नहीं मिलती। तो फिर ये जो पूरा आइडिया बिठाया गया है, देखो वही है कि मैं भी उसी वो अगर प्रोपेगेंडा है तो मेरे दिमाग में भी है कि वो नहीं। प्रोपेगेंडा है नहीं, किसी ने डाला और आप सजग नहीं थे, आपको पता नहीं चला आपके दिमाग में किसने डाला। तो आप तथ्य नहीं देख रहे, आप प्रोपेगेंडा की पकड़ में आ गए हो। किसने डाला? मिल्क कंपनीज ने डाला, मीट कंपनीज ने डाला, डेयरी इंडस्ट्री ने डाला। आप बचपन से सुन रहे थे संडे हो या मंडे रोज खाओ वनडे। आपको बताया था रिचनेस ऑफ मिल्क, इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, उनके बड़े बड़े होल्डर लगे रहते हैं। पर डेयरी इंडस्ट्री के पीछे की जो क्रुएलिटी है वो मुझे नहीं लगता कि जो दूध पी रहा है उसमें से 10% भी उस क्रुएलिटी से एक्सपोज्ड है। एक्सपोज्ड हैं, देखना नहीं चाहते, सब एक्सपोज्ड हैं। इंटरनेट के जमाने में कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो आपको नहीं पता, सब पता होता है। उसका कोई शॉर्ट सामने आता है, आप ऐसे स्वाइप अवे कर देते हो। हम जैसे ही वीडियो डालते हैं जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि तुम्हारे दूध के पीछे कितनी हिंसा है गाय और भैंस के साथ, निर्मम हिंसा है, गजब की हिंसा है, मैं कहता हूं दूध का रंग लाल है, तो उस तरह की वीडियो का स्वाइप थ्रू रेट एकदम बढ़ जाता है। आता है, देखना नहीं चाहते क्योंकि स्वार्थी हो। उसी स्वार्थ का भयानक तुम्हें दंड मिलेगा। हम सोचते हैं बाहरी तरीके काम कर जाएंगे, लॉ बना दो, स्ट्रक्चरल चेंज ले आ दो, इकोनॉमिक रिफॉर्म ले आ दो। अरे भैया, हर चीज लाने वाला कौन है? इंसान। अगर इंसान ही ठीक नहीं है तो जो भी रिफॉर्म लाएगा उसमें वो खुद ही तो लूपहोल निकाल लेगा ना। आप एक शराबी से कह रहे हो तुम अपने लिए एक ऐसी व्यवस्था बना दो जिसमें तुम शराब ना पी पाओ, वो बना देगा और खुद ही तोड़ भी देगा। खुद ही उस व्यवस्था में कोई वो चोर दरवाजा निकाल लेगा, बैकडोर निकाल लेगा। खुद ही तो बनाई है, वो बनाएगा इस तरीके से चुपचाप सबकॉन्शियसली कि एक दिन मैं इसको तोड़ भी सकूं। तो जब तक इंसान को नहीं सुधार रहे तब तक बाहरी परिवर्तन से, बाहरी क्रांतियों से या सुधार से या सक्रियता से कुछ हासिल ना हुआ है ना होगा। ये चीज सबसे ज्यादा तब खलती है जब आप पोल्यूशन पे आते हो। आप देखते हो कि भाई दिल्ली की हवा जो है 500, 600, 700 AQI आ रहा है, वो AQI आ रहा है जो आपको रीडिंग की जरूरत नहीं है। सही बता रहा हूँ चार्य जी, मैं सांस लेता था ना, मेरा मैं होता था कि क्या चल रहा है ये सांस नॉर्मल नहीं है। आप फील कर सकते हो उस पोल्यूशन को। जिस दिन 1000-1200 गया था, आप पहली बार ऐसा हुआ है लाइफ में, क्योंकि 3-4 साल से रह रहा हूँ दिल्ली में, मैं पहली बार ऐसा हुआ कि आप सांस में फील कर सकते हो कि नहीं भाई ये नॉर्मल सांस नहीं है। और जब आप देखते हो, मैं तो शादीशुदा भी नहीं हूं, जब वो आदमी अपने बच्चे को देखता है कि 12, 13, 8 साल का मेरा बच्चा है, ये अपनी उम्र से into 100 का AQI सूंघ रहा है, और तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता, तब भी इज लाइक ओके लेट्स गो। देखिए, जिस चीज को आप कॉन्ट्रडिक्शन की तरह देख रहे हो उसमें जीवन का एक नियम है, कॉन्ट्रडिक्शंस डोंट एग्जिस्ट। कॉन्ट्रडिक्शन में आप सोच रहे हो देयर इज फैक्ट 1 एंड देयर इज फैक्ट 2 एंड देयर इज अ डिसोनेंस, माने एक तथ्य और दूसरा तथ्य बेमेल हो रहे हैं, विसंगत हो रहे हैं, इनकॉम्पैटिबल हो रहे हैं। इसको आप विरोधाभास बोलते हो, है ना? हाँ। तो आपने पहला तथ्य कहा, वो व्यक्ति
अपने बच्चे से प्यार करता है, ये आपके अनुसार क्या है? ये एक तथ्य है, आपको लगता है ये तथ्य है, और आपने फैक्ट 2 दूसरा तथ्य कहा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ रहा कि उसका बच्चा इतने प्रदूषण में सांस ले रहा है। तो आपने कहा ये तो फैक्ट 1 और फैक्ट 2 रिकंसाइल नहीं हो रहे, हाँ। ये विसंगत है, बेमेल है। हाँ। तो यहां आपको विरोधाभास दिखा। हाँ। और मैं कह रहा हूं जीवन का नियम यह है कि कोई भी दो तथ्य कभी आपस में लड़ाई नहीं करते, लड़ाई सिर्फ तथ्य और मान्यता में होती है। तो आपने जो 2 बातें बोली उसमें से एक मान्यता होगी, जो है बच्चा अपने बच्चे से प्यार करता है, वो जो मान्यता ये है कि वो अपने बच्चे से प्यार करता है, वो तथ्य नहीं है, वो मान्यता है। वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता है, वो किसी से प्यार नहीं करता है, क्योंकि प्रेम एक आध्यात्मिक बात होती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। और रीजन क्या है अपने ही बच्चे से प्यार नहीं कर? क्योंकि उसको भोग क्योंकि ज्यादा जो अच्छा लग रहा आध्यात्मिक है। नहीं है उसके पास सिर्फ एक विकल्प होता है, स्वार्थी होना। या तो निष्कामता का केंद्र होता है भीतर, या कामता माने स्वार्थ का। तो जो आध्यात्मिक नहीं है वो अपने डिफॉल्ट सेंटर से चलेगा, और जो डिफॉल्ट सेंटर होता है किसी भी जीव का, मनुष्य का, वो डिफॉल्ट सेंटर होता है अज्ञान का, ईगो का, कामना का, स्वार्थ का। तो आपका जो बच्चा भी है, आपका उससे प्रेम से नहीं स्वार्थ का रिश्ता होता है। आप अपने बच्चे को प्यार नहीं करते। तो क्या फिर आप भी तो, चलो बच्चा तो सेकेंडरी आ गया, आप तो खुद भी उसी में सांस ले रहे हो, तो क्या आप खुद से भी? आप स्वयं से भी प्यार नहीं करते। आप स्वयं से प्यार करते होते तो क्या आपने अपनी वो दुर्दशा कर रखी होती जो कर रखी है? प्रेम तो उपनिषद और गीता ही सिखाएंगे। प्रेम के लिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा नानक साहब के पास, कबीर साहब के पास, बुद्धों के पास, तीर्थंकरों के पास। प्रेम ऐसे थोड़ी है कि आप पैदा हुए और आप कहोगे आई एम इन लव। जब हम कहते हैं ना कि मदर लव्स हर चाइल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कोई माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकती अगर वो आध्यात्मिक नहीं है। माँ को मोह हो सकता है, माँ को ममता हो सकती है, माँ को प्रेम नहीं हो सकता। ममता और प्रेम बहुत अलग बात है। इसको थोड़ा डिफाइन, ममता प्रेम अलग बात, मतलब मैं डिफाइन क्या करूं? ममता तो माने ही ममता, मेरा है, आई ओन इट, सो आई टेक केयर ऑफ इट इन माई ओन पर्टिकुलर पर्सनल वे। मम माने मेरा, संस्कृत ममत्व, मेरा, ठीक है, वो ममता है। ममता कहती है मेरा है, तो इसकी देखभाल करने के लिए पड़ोस के बच्चे को अगर लात मारनी पड़े तो मार दूंगी, ये ममता है। ममता अहंकार के साथ चलती है। ममता पर्सनल पोजेशन है। पर्सनली आई possess दिस थिंग, एंड दिस possessiveness, दिस ओनरशिप इज ममता, ममत्व, मम मेरा। मम और अहम एक साथ चलते हैं। मां के पास ममता होती है। प्रेम तो आध्यात्मिक मनुष्य के पास ही हो सकता है। मां अगर आध्यात्मिक है तो प्रेम जानेगी, नहीं तो ममता तो हिंसा का ही दूसरा रूप है। आप इसीलिए बोलते हो कि बच्चा अपना होना या अडॉप्ट करने में उतना, क्योंकि अगर आप में बिल्कुल यही बात है। अगर प्रेम होता तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे शरीर से बच्चा आया है या कि तुमने गोद लिया है। पर सब लगे हुए हैं कि बच्चा अपना खून होना चाहिए, उसमें ममता निहित है, प्रेम नहीं। जहां ममता होती है वहां हिंसा होती है। इसीलिए माँ बाप अपने बच्चों के प्रति घोर हिंसा करते हैं, और फिर बच्चे भी माँ बाप के प्रति घोर हिंसा करते हैं। वो डिफॉल्ट मोड है हमारा, हम सबके प्रति हिंसा करेंगे ही करेंगे। वही हिंसा क्लाइमेट चेंज है। ये सब कुछ अब इंटरकनेक्टेड, सब इंटरकनेक्टेड है। कुछ अलग कैसे हो सकता है? जब तक एक चीज नहीं ठीक होगी, केंद्रीय चीज, तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। जो है अध्यात्म। इसलिए बाबाओं को आपको जितनी गाली देनी है दीजिए, मैं भी साथ आ जाऊंगा, लेकिन विशुद्ध धर्म और अध्यात्म का सम्मान करिए। और उसकी शुरुआत कहाँ से की जाए? अगर वो मैं आत्मज्ञान ही है, वही शुरुआत है, वही अंत है। उसके अलावा धर्म कुछ नहीं होता। अभी जो COP29 हुआ उसमें क्लाइमेट फाइनेंस पे बहुत बात हुई कि कितना 1000 कुछ खरब कुछ ऐसा पैसा जो मांगा गया, और जो रिच नेशन है अगर वो पूलिंग करें तो उनके लिए उतना बड़ा अमाउंट है नहीं अगर आप कैलकुलेटिवली उसको देखो तो, बट स्टिल वहां बार्गेनिंग चल रही है। स्वार्थ है, क्यों नहीं चले? हम बुढ़िया बेच रही होती है अमरूद, वो कहेगी 15 रुपए के हैं, हम उससे भी 14 रुपए की बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो वो अमेरिका आपसे बार्गेनिंग क्यों ना करे? क्यों कहे कि सारी फाइनेंसिंग हम करेंगे? वो कहेंगे तुम भी बोझ उठाओ ना, तुम्हारा भी जो आबादी इतनी है 150 करोड़ हो गए, तो जो टोटल एक्यूमुलेटेड जो एग्रीगेट एमिशन है हमारा भी बहुत बढ़ गया है, हम दुनिया में नंबर 3 पे आ गए हैं। तो अमेरिका कहता है देखा, हमारा ज्यादा है लेकिन तुम्हारा भी तो ज्यादा हो गया है। ठीक है, हम नंबर 1 पे हैं तो तुम भी तो नंबर 3 पे आ गए हो। ये अलग बात है कि हम भले ही नंबर 3 पे हैं पर कैपिटा एमिशन में हम तुमसे बहुत बहुत पीछे हैं।
भारत का एक आदमी, हम बीफ इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, साल में 4 किलो मांस खाता है, और वो भी बीफ नहीं होता। मांस में भी जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है पृथ्वी के लिए, वो बीफ होता है। भारत का एक आदमी एक साल में खाता है 4 किलो। अमेरिका का एक आदमी साल में खाता है 120 किलो। तो उनका तो प्राइमरी डाइट ही वही है। और वो 120 किलो में 70-80 किलो बीफ है, और उसमें भी जो उनके गरीब है वो नहीं इतना पाते। उसमें भी उनकी जो ये मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है, वो ये सब ज्यादा करते हैं। आपको क्या लग रहा है, आप दूध पीना बंद कर देते हो, फिर उस पशु का क्या होता है बेचारे का? उसका मांस अमेरिका वाला खाता है। हम तो बहुत भोले बन के कहते हैं हमने तो दूध पिया है, दूध पिया। अच्छा, दूध पीने के बाद उसका क्या हुआ? और भारत में जो ज्यादा दूध पिया जाता है वो गाय का नहीं, भैंस का होता है। भैंस का स्लॉटर रोकने का तो कोई कानून भी नहीं है, और तुम कहते हो जिसका दूध पिया वो माता है, तो सबकी माता तो भैंस है, क्योंकि ज्यादातर लोग दूध तो भैंस का ही पी रहे हैं। भैंस जब 6-7 साल की हो जाती है उसके बाद वो दूध नहीं दे सकती, उनका भी मीनोपॉज होता है। जिएगी लेकिन अभी वो 12-14 साल, तो कोई उसको जियाएगा क्या? कोई उसको चारा डालता रहेगा? नहीं, तत्काल उसका स्लॉटर करके अमेरिका उसका भेज दिया जाता है। ये अलग बात है कि हमारा स्लॉटर जो माल होता है वो इतना गंदा होता है कि अमेरिका वाले उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो भारत से जितना बीफ एक्सपोर्ट होता है वो फिर जाता है वियतनाम, वियतनाम के रास्ते से चाइना पहुंच जाता है, थाईलैंड, कंबोडिया, जो ये साउथ ईस्ट एशिया है। एक्सेप्ट नहीं करते क्यों? क्योंकि आपकी जो स्लॉटर की कंडीशंस हैं उसमें बहुत इनह्यूमन स्लॉटर होता है। आपके जो जानवर होते हैं, आप उनका वैक्सीनेशन वगैरह नहीं करके रखते, तो उनसे बीमारी फैलने की संभावना रहती है। तो कोई भी विकसित मुल्क इंडिया का जो मीट और बीफ एक्सपोर्ट है उसको स्वीकार नहीं करता। और ये अपने आप में कितनी डुअलिटी है कि हम बोल रहे हैं चलो गाय माता, वो तो रंग वंगा है गाय भैंस, कि हम यहाँ पे हम उसको माता बोल रहे हैं, और उसी चीज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इतना जो, अगर हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, अब तो सरकार ने ये कर दिया है कि आप लाइव कैटल भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, कर दिया है या करने वाले हैं, मतलब जांच लीजिएगा, कुछ ऐसा है कि मतलब शिपों में भर के भेजेंगे फिर। और ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर मान लो 1000 हैं जो कट रहे हैं, तो इनके बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस होंगे, इनका ये होगा। वो स्लॉटर हाउसेस दुर्ग की तरह होते हैं, किले की तरह होते हैं। आम आदमी क्या, सरकारी अधिकारी भी बहुत मुश्किल से उसमें प्रवेश पाते हैं। वहां पर बंद ट्रकों में बड़े बड़े पशु लाए जाते हैं, और एक के बाद एक कारवां होता है ट्रकों का, वहां आ रहे हैं, स्लॉटर हो रहा है, और फिर वही बंद ट्रक में वो सीधे जा रहा है पोर्ट से, वहां से एक्सपोर्ट हो जा रहा है। आम आदमी को खबर भी नहीं लगने दी जाती कि यहाँ पे सीधे सीधे लिटरली खून की नदियां बह रही हैं। डू यू थिंक पीटा इज डूइंग अ गुड जॉब? कोई भी संस्था जो इस बारे में जन जागरूकता फैलाना चाहती है वो अच्छा काम कर रही है। कई बार पीटा को क्रिटिसाइज बहुत किया जाता है, बट मेरा उससे वास्ता नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर आपको उस चीज को नहीं, दिखाना है, क्रिटिसिज्म अच्छी बात है। अगर किसी वाजिब मुद्दे को लेकर के आलोचना हो रही हो तो ठीक है। क्रिटिसिज्म से कहीं ज्यादा बुरी होती है उपेक्षा। आलोचना अच्छी बात है, उपेक्षा मत करो। आलोचना का मतलब है तुमने लोचन तो करा ना, लोचन माने देखना, तुमने उसकी बात को देखा तो फिर आलोचना कर लो। सबसे बुरा तब होता है जब आपसे कोई वाजिब बात कही जा रही है और आप उसको देखें ही ना। इनडिफरेंस इज मच वर्स देन क्रिटिसिज्म। अच्छा, इस चीज में सोशल मीडिया का भी तो एक रोल है कि अगर आप ऐसी चीजें डालते हो, अगर मैंने कल बताना है कि एनिमल क्रुएलिटी ऐसी है, और अगर मैं वीडियो डालता हूं उसकी, तो उसको ब्लॉक कर देंगे वो। ब्लॉक कर देते हैं। टिकटॉक होता था ना पहले, कोविड से पहले तक, हमारी संस्था के मेरे नाम से 7 या 8 अकाउंट एक के बाद एक ब्लॉक हुए। और जबकि उस पर ऐसा हुआ था कि अकाउंट बनाने के 3-4 महीने के अंदर अंदर हमारे बहुत सारे वीडियो वायरल हो गए थे। 4.5 लाख 3-4 महीने के अंदर अंदर उस पर आ गए थे। और एक के बाद एक उस पर टिकटॉक हमारा अकाउंट ब्लॉक करता गया, यही बोल करके कि ये जो कंटेंट है ये हमारे यूजर्स को डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्बिंग कंटेंट क्यों? क्योंकि उसमें मैं पशु क्रूरता की बात कर रहा हूं, और मैं उसमें कोई विजुअल्स भी नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ बात भी कर रहा हूं, तो कह रहे हैं ये डिस्टर्बिंग कंटेंट है। ये काम बाकी सोशल मीडिया भी करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, सब करते हैं। हमारे जो वीडियोस हैं वो एल्गोरिदम सपोर्ट ही नहीं करता। पीछे से हमें उसमें बहुत प्रचार करना पड़ता है। संस्था को जो जितनी सहायता, जो डोनेशन आती है, जिसको आप रेवेन्यू बोल लो, जो भी बोल लो, जो भी, उसका अभी पिछले साल तक 70-80% सिर्फ प्रचार में खर्च होता था, और प्रचार में भी ज्यादातर यही सोशल मीडिया।
क्योंकि एल्गोरिदम हमारी उन बातों को खासकर सपोर्ट नहीं करता जो हमारे मिशन के केंद्र में है, जिन बातों को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका वीडियो डला नहीं कि दिखेगा उसका कर वैसे जा रहा है, अचानक रोक दिया जाएगा वो, क्योंकि वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट, क्योंकि वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। हाँ, यूट्यूब पर भी हमारे भी बहुत सारा कंटेंट है जो वायरल हुआ है, करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ व्यूज आए हैं, ऑर्गेनिक अपने आप वायरल हुआ है। वो कौन सा है? वो जो साधारण बातें हैं कि मुझे पैसा बहुत कमाना है, बताइए ठीक है कि गलत है, वो हो गया। या घर गृहस्थी की बातें हैं कि मेरा बच्चा है और कभी कभी मैं उसको पीट देती हूँ, तो बताइए। वो सब में हमारा भी कंटेंट वायरल है। या सबसे ज्यादा तो वो लड़का लड़की कि मुझमें काम वासना बहुत है, बताइए मैं कैसे, वो सब हमारा भी बढ़ जाता है। लेकिन जहां कहीं हम मुद्दे की बात कर रहे होंगे, स्पिरिचुअल बात होगी, या एनिमल क्रुएल्टी पर बात होगी, या अंधविश्वास के विरुद्ध कुछ होगा, वो कंटेंट सोशल मीडिया आगे नहीं बढ़ने देता। सोशल मीडिया और लोग भी नहीं देखना चाहते। नहीं, लोगों की बात नहीं है। कर वैसे जा रहा होता है, लोग देख भी रहे होते हैं, अचानक वो कर रुक जाता है, एकदम फ्लैट हो जाएगा। तो लोग तो रोकते ही हैं, बात ठीक है आपकी, पर एल्गोरिदम भी एक्टिवली रोकता है। टिकटॉक को उन्होंने जब बैन किया था, वो चाइनीज के गार्ब में उन्होंने बैन कर दिया ऑल्दो, पर टिकटॉक मुझे काफी अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि यार ठीक है, ऑल्दो वही है कि जो टिकटॉक था वो आज इंस्टाग्राम रील्स के तौर पे चल रहा है, कुछ बदला नहीं है, रील्स में भी वही कंटेंट आ गया, वही कंटेंट है। बट ये आपको लगता है कभी ना कभी तो होना ही था ये, लाइक जो अटेंशन स्पैन जो जा रहा है, जो अब हम लोग भी कितनी बार एज ए क्रिएटर होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि यार ये पहले 5 सेकंड ऐसे कैसे बस अंगूठा रोका जाए, एक होड़ है अंदर कि अगर आप नहीं रोक रहे हो तो। देखिए, कोई भी मीडियम अच्छा क्या बुरा क्या, बात यह है कि उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैं अपने आप को अनुमति नहीं देता कि इस बात की शिकायत करूं कि 1 मिनट ही क्यों मिला है। मैं तो अपने आप को चुनौती देता हूं कि क्या मैं 1 मिनट में भी अपनी बात सब तक पहुंचा सकता हूं। जब शॉर्ट्स आया यूट्यूब पे, तो हमने ये थोड़ी कहा कि अरे शॉर्ट्स क्या होता है, हमने जान लगा दी कि ये 1 मिनट में ही अपनी बात पहुंचाओ। उसका लाभ मिला भी था। अभी इसमें ये हो गया है कि 3 मिनट का अब हो गया है कि आप 3 मिनट तक डाल सकते हो। तो ये लोग अब लंबे लंबे बना के डाल रहे हैं, 2-2 ढाई मिनट वाले भी डाल रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होगा उससे। तो शिकायत करने से क्या फायदा? जो भी कुछ साधन उपलब्ध है, युद्ध करो ना। हाँ, हमारे गीता कम्युनिटी में बड़ा ये आदर का शब्द है, युद्धस्व। कृष्ण को पहिया मिला, शस्त्र न उठाने की कसम खाई थी, तो पहिया ही उठा के बोले जा रहा हूं भीष्म को। अभी ग्लोबल इशू बहुत चल रहा है इसकी, ये पैलेस्टीन इजराइल का बोल, इसमें से ये एज अ डाउट मैं पूछ रहा हूँ, इसमें से कितना कारण कॉन्फ्लिक्ट है, जो सालों का हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है वॉर होने का, और वॉर चलने का या चले जाने का, ये आर्म्स एंड जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो पुश कर रही है उस चीज को। एक ही बात है, दोनों वो भी एक ही स्रोत से आ रहे हैं। देखिए, कोई कितना भी बोल ले कि मामला जियोपॉलिटिकल है, वो ले दे के यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई है। और बाकी बहाने तो हम बना सकते हैं, गाजा पट्टी बहाना है, जेरूसलम बहाना है, गोलन, ये सब बहाने तो हम बहुत बना सकते हैं। पर असली बात यह है कि मैं यहूदी हूँ, मुसलमान मेरे लिए खतरा है, और मुसलमान कह रहे हैं कि यहूदी काफिर, इनको मारना जरूरी है। यही लड़ाई चल रही है। यही जो अज्ञान है, यही स्वार्थ बन करके आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स में भी है। तो वो कहते हैं कि अच्छी बात है, हथियार बेच करके अगर अपनी रोटी सेक सकते हो तो सेको, तो वो हथियार बेचने के लिए आते रहे। वैसे आपको बता देता हूं, युद्ध जीडीपी के लिए अच्छा होता है। हाँ, जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट ही है ना, वो बड़ा गंदा कॉन्सेप्ट है। असल में ये कॉन्सेप्ट आया था 1930s में, डिप्रेशन हुआ था ना, तो उस समय पर साफ साफ पता करने के लिए कि इकोनॉमी में चल क्या रहा है, तो एक सज्जन थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट दिया था। तब उन्होंने जीएनपी बोला था इसको, वो जीडीपी जैसे ही, नाम भूल रहा हूँ अभी। तो उन्होंने भी बोला था कि ये एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, पर वही जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है वो ग्रोथिज्म से लिंक है, और वही आज दुनिया भर की इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर बन गया है। जीडीपी कहता है प्रोडक्शन होना चाहिए, कंजम्पशन होना चाहिए। किस चीज का हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन कंजम्पशन होना चाहिए। तो बहुत सारे हथियार भी अगर पैदा हो रहे हैं तो जीडीपी बढ़ जाएगा, महंगे हथियार है। और हम आप जो बात कर रहे हैं इससे जीडीपी बहुत नहीं बढ़ेगा, भले ही ये कितनी मूल्यवान बात हो।
तो जो चीज एज सच मोनेटाइजेबल नहीं है वो जीडीपी में काउंट नहीं होती, और घटिया से घटिया चीज जिसको आप बाजार में बेच सकते हो वो जीडीपी में काउंट हो जाती है। मैंने एक डूबते आदमी को बचा लिया, इससे जीडीपी नहीं बढ़ेगा। पर मैं आदमी डूब रहा था तो मैंने उसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी तभी। मरने से पहले ये साइन कर दे ताकि तू मरे तो पीछे पैसा आए लोगों को, उससे जीडीपी बढ़ जाएगा। और पूरा जो ग्रोथ का नैरेटिव है भारत में भी तो विकास विकास, ये क्या है, जीडीपी बढ़ाने की होड़, बिना ये जाने कि जीडीपी होता क्या है। एंड वाज इट द रीजन कि जो चाइना है वो भी ऑल्दो कम्युनिस्ट कंट्री है, वो भी फिर अल्टीमेटली वर्थ दैट कैपिटलिज्म है, वो भी कम्युनिस्ट हो कोई हो, भीतर स्वार्थी है तो बात वही हो गई ना। कोई भी इज्म हो, भीतर तो ईगो ही बैठी है ना। तो बने होंगे बहुत कम्युनिस्ट, काम तो वो भी सारा कैपिटल का ही कर रहे हैं। जहां देखा कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, खट से उन्होंने अपना पूरा पॉलिसी बदल ली। खैर वो तो 91-90 से पहले भी बदले बैठे थे। भारत के लिबरलाइजेशन से पहले ही चाइना ने अपनी सारी पॉलिसीज, इकोनॉमी पूरी खोल दी थी। तो वो तो जहां स्वार्थ होगा व्यक्तिगत तौर पे, वही व्यक्तिगत स्वार्थ नेशन के लिए जीडीपी ग्रोथ का आदर्श बन जाता है। जैसे आप कहते हो ना, घर की आमदनी बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए उससे कोई मतलब नहीं। आमदनी बढ़ेगी तो उससे किताब आ रही है कट्टा, उससे कोई मतलब नहीं। वैसे ही फिर राष्ट्र के लिए होता है जीडीपी बढ़ना चाहिए। बहुत बड़े बड़े नेता इतना जीडीपी कर देंगे, इतना जीडीपी कर देंगे। अरे क्यों कर दोगे? बात इंसान की वेलफेयर की है। जिस हद तक ग्रोथ से वेलफेयर बढ़ती हो, हमें सिर्फ उस हद तक ग्रोथ चाहिए। लेकिन तुम्हें वेलफेयर से मतलब नहीं है, तुम्हें ग्रोथ से मतलब है। क्यों? क्योंकि वेलफेयर क्या है वो तुम जानते नहीं। क्यों? क्योंकि वेलफेयर इंसान की होती है, और इंसान क्या चीज है तुम जानते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें ना आत्मज्ञान है, ना तुम दूसरों को समझोगे। जब मैं खुद को ही नहीं जानता, मैं ही आत्मज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं सत्ताधारी बन के बैठ गया हूं, आत्मज्ञान तो है नहीं कुछ। तो मैं सोचता हूं कि जैसे मुझे बहुत इस बात का शौक है कि बहुत सारी चीजें मेरे पास होनी चाहिए, रुतबा होना चाहिए, ये वो बाहरी बहुत आडंबर होना चाहिए मेरे पास, वैसे ही मुझे लग रहा है कि दूसरे के लिए भी यही अच्छा है कि उसकी इनकम बढ़ा दो बस। अरे भैया, इनकम बढ़ने से अगर उसका मन भर गया होता तो वो और फिर इनकम बढ़ाने की बात क्यों करता? अ पॉइंट कम्स व्हेन ग्रोथ एंड वेलफेयर डू नॉट गो टुगेदर एनी मोर। कुछ हद तक मैंने कहा, जैसे भारत का गरीब आदमी में शुरू में बोला था ना, कि कुछ हद तक गरीब को पैसा देना जरूरी है, उससे उसकी वेलफेयर होगी। पर एक बिंदु आता है, जैसे 8 टन ऑफ मटेरियल कंजम्पशन की हमने बात करी थी, एक बिंदु आता है जिसके बाद आपको अगर पैसा मिल रहा है तो आपका नुकसान हो रहा है। और उस बिंदु पे आने के बाद वेलफेयर फिर ग्रोथ से नहीं मिलती, वो फिर इनर जर्नी से मिलती है। लेकिन दुनिया के सारे जो नेता हैं वो इसी में लगे हुए हैं कि जीडीपी बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ। देश बर्बाद है, लोग बर्बाद हैं, जो पब्लिक लाइफ है बर्बाद है, एक एक आदमी की जिंदगी सड़ी हुई है। तुम जीडीपी जीडीपी कर रहे हो, उससे क्या हो जाए? अमेरिका वाले भी लगे हैं कि जीडीपी बढ़ाओ, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट बाय इंक्रीजिंग जीडीपी। वो कह रहे हैं कि वी विल गो बैक टू कोल बेस्ड एनर्जी। वो कह रहे हैं हर वो काम, पिछली बार आए थे तो उन्होंने पेरिस से क्लाइमेट एग्रीमेंट से उन्होंने हाथ खींच लिया था, अब इस बार कह रहे हैं और जितने एग्रीमेंट सबसे हाथ खींच लेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका को ग्रेट बनाना है। क्यों? उनके लिए ग्रेटनेस का एक ही पैमाना है, क्या? कंजम्पशन। और ये खोखले आदमी की पहचान होती है, वो जानता ही नहीं कि जीवन में वास्तविक समृद्धि कहां से आती है। तो समृद्धि का बस एक पैमाना जानता है, भोगो। हालांकि भोग से कुछ मिलता नहीं, इतना भोग लिए हो तब भी अभी तुम्हारी शक्ल भिखारी जैसी है, तो काहे के लिए भोग 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 कर रहे हो? 2011 में आखिरी सेंसस हुआ, उसके बाद 24 होने जा रहा है, अभी हम बोल रहे हैं कि अगले साल तक सेंसस करेंगे। जो डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा और विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, ये इनका सबका परिसीमन होना है। तो जो इससे आंकड़े आएंगे उनसे ये तय होगा कि लोकसभा की अब कितनी सीटें बढ़ेंगी और जो बढ़ेंगी वो किन राज्यों को जाएंगी। अब वो बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की, उनका लिटरेसी रेट अच्छा है, वो सारे काम उन्होंने करे जो जो मेहनत मांगते हैं, थोड़ा त्याग तपस्या मांगते हैं, उन्होंने करे। उत्तर में वो सब काम हुए नहीं। लेकिन अब अगर जनसंख्या के आधार पर ये निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होगा तो उसका सारा लाभ उत्तर भारत के राज्यों को मिलना है। तो अब वो एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हॉट पोटैटो है जो अटक गया है यहाँ।
तो उस पर विचार हो रहा है कि क्या किया जाए। अब कह रहे हैं कि अभी होगा अगर सेंसस तो 2026 में करेंगे, पर वो 2026 में करना एक तरह की नाइंसाफी हो जाएगी दक्षिण भारत के साथ। उसमें जो आंकड़ा आएगा उससे डिमार्केशन होगा कि नए क्षेत्र ये हैं, इनसे चुना जाना है। इसीलिए तो जो आपकी नई जो पार्लियामेंट बनी है उसमें सीटें 800 समथिंग रखी गई हैं। बट वो सही में कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा कि आपने लिटरेसी रखी, पॉपुलेशन कंट्रोल की, और ये अपने आप में जो सिस्टम ही बना है कि पॉपुलेशन जिसकी सबसे ज्यादा होगी, ये नहीं कि कौन सी स्टेट है वो टैक्स कितना दे रही है, या सबसे ज्यादा टैक्स वही देते हैं। टैक्स वही देते हैं। और सबसे ज्यादा से मतलब ये नहीं कि 19-20 का फर्क है, कई गुने का फर्क है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, इनका व्यक्ति जितना टैक्स देता है और यूपी बिहार का व्यक्ति इतना टैक्स देता है, उसमें कई गुने का फर्क है। हाँ। और सेंट्रल ग्रांट जितनी यूपी बिहार को मिलती है और जितनी तमिलनाडु और कर्नाटक को मिलती है, उसमें उल्टा फर्क है कई गुने का। तो वो बेचारे सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। उसी टैक्स से उत्तर भारत में जो हिंदी हार्टलैंड है उसमें कुछ विकास कार्य करे जाते हैं और ऐसा दिखाया जाता है बड़ा विकास हो रहा है। वो विकास कोई कोई होम ग्रोन थोड़ी ही है। ये जो हमारा हिंदी हार्टलैंड है ये तो इस लायक ही नहीं बन पा रहा कि इसके अपने पैसे से कोई विकास हो सके। यहाँ तो बस अंधी राजनीति चल रही है और बाबाबाजी चल रही है और अंधविश्वास चल रहे हैं, यही चल रहा है। आत्मज्ञान के अभाव में यही सब है। संत शिरोमणि ने गाया था, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, सुन सुन आवे मोहे हासी। जब आत्मज्ञान नहीं होता ना तो यही होता है, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, सुन सुन आवे मोहे हासी। आत्मज्ञान के बिना आप यही करोगे। बढ़िया एक्सपीरियंस है वैसे आपसे बात करना। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट इज वेयर वी एंड दिस वीडियो, दिस पॉडकास्ट। अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार लाइक कर देना एंड शेयर, कमेंट, यू नो द ड्रिल। आचार्य जी, थैंक यू सो मच बात करने के लिए।